हाय। प्रीवियस वीडियोस में हमने पढ़ा अबाउट सिंपल इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमिक्स में कैसे कॉन्सेप्ट्स वर्क करते हैं। सेकंड चैप्टर था थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर का बिहेवियर, उसकी चॉइसेस, बजट कंस्ट्रेंट और उस बजट कंस्ट्रेंट के अंदर वो ऑप्टिमल चॉइसेस कैसे मेंटेन करेगा। मार्केट डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सम गुड्स एंड सर्विसेज इलास्टिक होती है और कुछ गुड्स और सर्विसेज इन इलास्टिक होती है। थर्ड चैप्टर वॉज अबाउट प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। किसी भी गुड्स और सर्विस बनाने के लिए कुछ कॉस्ट लगती है। प्रोडक्शन कितना करना है, कॉस्ट कितनी रहेगी एंड प्रॉफिट्स कैसे उससे मैक्सिमम हम ऑप्टिमल प्रॉफिट मेंटेन कर पाए। सो दिस वॉज प्रोडक्ट्स एंड कॉस्ट, रिटर्न्स टू स्केल, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कॉस्ट। फिर एक आता था डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट एंड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। अब जो चैप्टर 4 है इसमें हम एक केस देखेंगे, थ्योरी देखेंगे फर्म की अंडर परफेक्ट कंपटीशन। जब परफेक्ट कंपटीशन है तो फर्म कैसे वर्क करेगी। फीचर्स क्या होते हैं परफेक्ट कंपटीशन के। रेवेन्यू, बिकॉज जितनी भी प्रोडक्शन सप्लाईज अगर कंपनी कर रही है तो उसका मोटिवेशन होता है कि वो प्रॉफिट अर्न करे। रेवेन्यू कैसे मैक्सिमाइज करे, प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज करे। सप्लाई, अभी कोविड-19 है तो सप्लाई साइड बॉटलनेक्स आ रहे हैं। सप्लाई कर्व ऑफ अ फर्म, इसमें एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करना है। डिटर्मिनेंट्स हैं फर्म्स की सप्लाई कर्व के, मार्केट की सप्लाई कर्व के एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। जैसे डिमांड का देखा था ऐसे ही प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सो दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस चैप्टर। द थ्योरी ऑफ द फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है। परफेक्ट कंपटीशन मतलब जो वेरिएबल्स हैं, कुछ सर्टेन वेरिएबल्स हैं, वो हमने आइडियल कंडीशंस अज्यूम कर लिया है कि ये चीज़ ऐसे ऐसे होगी। अब इस क्लोज्ड डोमेन में डिफरेंट जो वेरिएबल्स हैं वो कैसे वर्कआउट करेंगे। सो प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू द फर्म्स प्रोडक्शन फंक्शन एंड कॉस्ट कर्व। प्रोडक्शन और कॉस्ट, फोकस जो इस चैप्टर का है वो थोड़ा अलग है। यहाँ हम देखेंगे हाउ डज अ फर्म डिसाइड हाउ मच टू प्रोड्यूस। आपको प्रोड्यूस करना है 100 यूनिट प्रोड्यूस करें या 1000 यूनिट प्रोड्यूस करें, ये डिसीजन कैसे होगा। अवर आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बाय नो मीन्स सिंपल, और ये कोई आसान काम नहीं है। अनकॉन्ट्रोवर्सियल, नो मीन्स सिंपल भी नहीं है और अनकॉन्ट्रोवर्सियल भी नहीं है आंसर टू दिस क्वेश्चन। We base our answer on a critical, if somewhat unreasonable assumption about firm behavior। जैसे एप्पल है, एप्पल मोबाइल्स मैन्युफैक्चरिंग करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स। ये इस पूरे अजम्पशन करना पड़ता है कि जैसे 2020-21 में कितना डिमांड आएगा, उसके अकॉर्डिंग हमको प्रोडक्शन लाइन कैसे मैनेज करना है। फॉर एग्जाम्पल ये जो फिगर्स होते हैं ना, ये मिलियंस में फिगर्स होते हैं। सो दैट इज वाई ये एक रैशनल थ्योरी होनी चाहिए, अनरीजनेबल भी नहीं होना चाहिए। क्रिटिकल, क्रिटिकल इफ समवॉट अनरीजनेबल। सो देर इज अ सेट पैटर्न। एजम्पशन होता है फर्म बिहेवियर का, फर्म का। मेंटेन इज अ रुथलेस प्रॉफिट मैक्सिमाइजर। अब यहाँ जो हमको अगर समझना है ना फर्म कैसे काम कर रही है, तो हम ये अज्यूम करके रखते हैं कि फर्म वो डिसीजन लेगी जहां उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजर। So the amount that a firm produces and sells in the market is what which maximize its profit। जहां ज्यादा प्रॉफिट है कंपनी वही डिसीजन लेगी। Here we also assume that the firm sells whatever it produced so that output and quantity sold are often used interchangeably। आइडियली अगर अपन डिटेल में देखें तो आउटपुट और क्वांटिटी थोड़ा डिफरेंसेस है। जो आपने प्रोड्यूस किया है आउटपुट और जो सेल किया है, यहाँ हम इन दोनों को सेम अज्यूम करेंगे, इंटरचेंजेबली ये दोनों वर्ड्स यूज करेंगे। जितना भी प्रोडक्शन हुआ वो सारा का सारा सेल होगा। 100 यूनिट आउटपुट हुआ तो 100 यूनिट सेल भी हो जाएगा। आइडियली ऐसा होता नहीं है, बट जितना प्रोडक्शन है उतना ही सेल है, ये हम अजम्पशन ले रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ दिस चैप्टर इज एज फॉलोज। We first set up and examine in detail the profit maximization problem of a firm. Then we derive a firm's supply curve। प्रोडक्शन दिस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है और सप्लाई उसके अकॉर्डिंगली हम एक कर्व, इसमें भी डिफरेंट कर्व्स देखेंगे। मैक्सिमाइज कहाँ पे हो रहा है हमारा, दिस एंटायर इक्विलिब्रियम। सप्लाई कर्व shows the levels of output that a firm chooses to produce at different market price।
अलग अलग मार्केट प्राइस पे वो कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है, लेवल्स कितना है आउटपुट का। फाइनली हम देखेंगे हाउ टू एग्रीगेट द सप्लाई कर्व ऑफ इंडिविजुअल फर्म और उससे मार्केट सप्लाई कर्व हम ऑब्टेन करेंगे। सो दिस इज द आउटलाइन ऑफ दिस चैप्टर। परफेक्ट कंपटीशन डिफाइनिंग फीचर्स। परफेक्ट कंपटीशन के डिफाइनिंग फीचर्स क्या हैं? पहले इस पूरे इकोसिस्टम को हम इसकी डिफाइनिंग फीचर्स डिफाइन कर देते हैं। सो इन ऑर्डर टू एनालाइज अ फर्म्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम, पहले हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा एनवायरनमेंट क्या है, रूल्स क्या है, वेरिएबल्स क्या है जिसमें फर्म फंक्शन करेगी। तो इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे मार्केट एनवायरनमेंट, जिसको बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन ये क्लोज्ड हमने एक सेटअप बना लिया है। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में ये फीचर्स हैं, तो ये 4 फीचर्स आते हैं परफेक्ट कंपटीशन में। पहला फीचर है मार्केट कंसिस्ट होगा लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स में, मतलब जो मार्केट है वहाँ बहुत सारे बायर्स हैं और बहुत सारे सेलर्स हैं। दिस इज द अजम्पशन नंबर 1। सेकेंड अजम्पशन है ईच फर्म प्रोड्यूसेस एंड सेल्स अ होमोजीनियस प्रोडक्ट, एक जैसे प्रोडक्ट ऑफ वन फर्म कैन नॉट बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ एनी अदर टर्म। मोबाइल्स में ऑल दो हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि दिस इज सैमसंग, दिस इज नोकिया और दिस इज सम अदर फोन, दिस इज एप्पल, बट यहाँ मोबाइल मतलब मोबाइल। प्रोडक्ट ऑफ वन फर्म कैन नॉट बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ एनी अदर फर्म, मतलब एक प्रोडक्ट है वो सभी एक जैसा ही प्रोडक्ट है, फर्म्स में डिफ्रेंशिएट नहीं होगा। थर्ड है एंट्री इनटू द मार्केट एज वेल एज एग्जिट फ्रॉम द मार्केट, ये फ्री है बट ऐसा यूजुअली होता नहीं है। एंट्री और एग्जिट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, दिस इज अ वेरी टीडियस एंड कॉम्प्लेक्स जॉब, बट यहाँ पे एंट्री और एग्जिट फ्री फॉर फर्म्स है। इंफॉर्मेशन इज परफेक्ट, अब ऐसा भी आइडियल केस में होता नहीं है, बट परफेक्ट कंपटीशन में हम मान रहे हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो एकदम परफेक्ट होगी, एक्यूरेट होगी। अब इस 4 वेरिएबल्स पे बेस्ड होके, अजम्पशंस पे बेस्ड होके हम आगे के डिसीजंस लेते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स है, इसका मतलब ईच इंडिविजुअल बायर एंड सेलर इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द साइज ऑफ द मार्केट। इसका मतलब है नो इंडिविजुअल बायर और सेलर कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट बाय देयर साइज। मोनोपोली नहीं है, मोनोपोली मतलब एक ही प्लेयर है और उसने पूरा मार्केट कैप्चर कर रखा है, फिर वो ही डिक्टेट कर रहा है डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ बहुत सारे इंडिविजुअल बायर्स हैं और ये इन्फ्लुएंस मार्केट बाय देयर साइज ऐसा नहीं होगा कि किसी एक प्लेयर ने पूरे मार्केट को डिक्टेट किया। होमोजीनस प्रोडक्ट्स हैं, मतलब प्रोडक्ट ऑफ ईच फर्म इज आइडेंटिकल। मोबाइल मतलब मोबाइल, नो मैटर ये किस कंपनी का मोबाइल है। सो अ बायर कैन चूज टू बाय फ्रॉम एनी फर्म इन द मार्केट एंड शी गेट्स द सेम प्रोडक्ट। तो आप मोबाइल ले रहे हो, इट डजेंट मैटर, सभी का मोबाइल सेम ही रहेगा। फ्री एंट्री है, एग्जिट है, मतलब इट इज ईजी फॉर फर्म्स टू एंटर द मार्केट और उसको छोड़ना भी। दिस कंडीशन इज एसेंशियल फॉर लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स टू एग्जिस्ट। तो यही तो होता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। मार्केट में अगर एंटरप्रेन्योरशिप आप कर रहे हो तो देर इज वेरी हाई चांसेस कि वहाँ पे फेलियर भी होगा, मिस्टेक्स भी होगी। तो एंट्री और एग्जिट फ्री होना चाहिए, ये कॉम्प्लेक्स नहीं होनी चाहिए। सो इफ एंट्री वॉज डिफिकल्ट और रिस्ट्रिक्टेड देन द नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट कुड बी स्मॉल। Perfect information मतलब all buyers and all sellers are completely informed about the price, quality and other relevant details about the product as well as the market. जितने भी buyers हैं, जितने भी producers भी हैं, sellers भी हैं, सबको सब चीज़ पता है, कुछ भी वहाँ पे blank नहीं है, opaque नहीं है, और जो भी चीज़ बताया गया क्वालिटी का, प्राइस का, वो एक्यूरेट है। तो दिस इज कॉल्ड परफेक्ट इंफॉर्मेशन. So these features result in the single most distinguishing characteristics of perfect competition कि price taking behavior क्या होगा। अब ये सारे assumptions हो गए, अब हम बात करते हैं price taking behavior की perfect competition conditions में। From the viewpoint of a firm, अब एक firm है, Apple है, what does price taking entails, उसको इससे क्या समझ है। Price taking firm believes that if sets the price above the market price, it will be unable to sell any quantity of the good that it produces. अब आईफोन उसने इतना महंगा कर दिया तो वो इतना सेल कर पाएगा कैसे, नहीं। On the other hand, should the set price be less than or equal to the market price, the firm can sell as many units of goods as it wants to sell. तो जो मार्केट का प्राइस चल रहा है, ये थ्रेशोल्ड है, इससे अगर आपने कम में रखा है तो आपकी सेल ज़्यादा होगी, ज़्यादा रख दिया है तो आप इतना सेल नहीं कर पाओगे। दिस इज द ब्रॉडली हम इसको ऐसे समझ सकते हैं।
सो फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ अ बायर, व्हाट डज प्राइस टेकिंग एंटेल? तो ये जो टर्म था, ये पहला जो टर्म था, दिस टर्म वाज अबाउट दिस मार्केट, प्राइस टेकिंग बिहेवियर, प्राइस टेकिंग बिहेवियर दिस मार्केट का, सेलर का, मैन्युफैक्चरर का। अब जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है अबाउट दिस बायर का। सो अ बायर वुड ऑब्वियसली लाइक टू बाय द गुड एट द लोवेस्ट पॉसिबल प्राइस। बायर जो है वो बाय द गुड एट द लोवेस्ट पॉसिबल प्राइस ट्राई करेगा। However, a price taking buyer believes that if she asks for a price below the market price, no firm will be willing to sell to her. तो इस तरीके से ये एक प्राइस टेकिंग बिहेवियर हो गया, ये एक लाइन ड्रॉ हो गई है। मार्केट अगर सेलर इससे ज़्यादा प्राइस रख रहा है तो उसको खरीदार नहीं मिलेंगे, और जो खरीदार है वो इतनी प्राइस नहीं ला रहा है तो उसको वो प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, बिकॉज उसको कोई सेल नहीं करेगा, बेचेगा नहीं। On the other hand, should the price asked be greater than or equal to the market price, buyer can obtain as many units of the good as she desires to buy. तो इसके ऊपर अगर खरीदार कीमत लगा रहा है तो उसको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, इसके नीचे लगा रहा है तो नहीं मिलेंगे। मार्केट प्राइस, प्राइस टेकिंग बिहेवियर के ऊपर प्राइस रख रहे हैं तो फिर खरीदार नहीं मिलेगा, बायर सेलर पर्सपेक्टिव में नीचे रख रहे हैं तो फिर उसको सेल इजीली हो जाएगा। तो दिस इज दिस प्राइस टेकिंग बिहेवियर। इंडिया की जो फर्म्स होती हैं ये काफ़ी प्राइस कॉन्शियस होती है, इंडिया का एंटायर मार्केट सिस्टम। सो प्राइस टेकिंग इन ऑफन थॉट टू बी रीजनेबल अजम्पशन व्हेन द मार्केट हैज मैनी फर्म्स और buyers have perfect information about the price prevailing in the market. Now, let us start with a situation where each firm in the market charges the same market price. हर फर्म ने एक फिक्स्ड मार्केट प्राइस चार्ज किया है। Suppose now that a certain firm raises its price above the market price. तो पहले assumption था सारे मोबाइल एक जैसे हैं, अब हम assume कर लेते हैं सारे मोबाइल से 50K के हैं। अब एक फर्म है, सिंस ऑल फर्म्स के सेम गुड्स हैं, बायर्स भी अवेयर हैं मार्केट प्राइस के, तो अगर सर्टेन फर्म ने रेज कर दिया प्राइस अबव मार्केट प्राइस, उसने 51K अपना प्राइस रख दिया, तो क्या होगा? एज बायर्स स्विच देयर परचेजेस टू अदर फर्म्स, no adjustment problem arises. Their demand is readily accommodated when there are so many other firms in the market. Now, तो यहाँ पे क्या हुआ? जो फर्म है, बायर्स अवेयर हैं, तो जो फर्म है इन क्वेश्चन लूजेज ऑल इट्स बायर, बिकॉज 51K कोई नहीं पे करेगा, सब 50K में दूसरा प्रोडक्ट ले लेंगे, प्रोडक्ट भी सेम है, प्राइस भी कम है, तो फर्म को नुकसान होगा। तो recall now that an individual firm's inability to sell any amount of the good at a price exceeding the market price is precisely what price taking assumption stipulates. So that is why कई बार प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं बट उसका प्राइसिंग करेक्ट नहीं होता है, तो वो प्रोडक्ट फ्लॉप हो जाते हैं, सेल नहीं हो पाते। तो दिस इज वाई ये कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना है प्राइस टेकिंग बिहेवियर का, फर्म के रेस्पेक्ट में और दिस बायर के रेस्पेक्ट में। फर्म कितना प्राइस फिक्स करे ताकि सेल हो, बायर को कितना प्राइस देना पड़ेगा ताकि वो एबल हो इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। प्राइस टेकिंग बिहेवियर। अब हम बात करते हैं रेवेन्यू की। रेवेन्यू मतलब अगर फर्म ऑपरेट कर रही है तो उसको इनकम हो रहा है, यहाँ से कुछ पैसे जनरेट हो रहे हैं। वी हैव इंडिकेटेड दैट इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट फर्म बिलीव्स दैट इट कैन सेल एज मेनी यूनिट्स ऑफ द गुड्स एज इट वांट्स बाय सेटिंग अ प्राइस लेस देन और इक्वल टू द मार्केट प्राइस। 50,000 मार्केट प्राइस था, अगर उसने उस प्राइस को कम कर दिया तो वो ज़्यादा गुड्स सेल कर पाएगी, लेस देन और इक्वल टू दिस 50,000। बट if this is the case, surely there is no reason to set a price lower than the market price. But अगर ऐसा होता तो कोई रीजन नहीं मिलता। So in other words, should the firm desire to sell some amount of the good, the price that it sets is exactly equal to the market price. Market price क्या चल रहा है और उसके आसपास फर्म को यहाँ पे अपना प्रोडक्ट का प्राइस रखना पड़ेगा। That is why जब भी प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो कंपनीज पहले मार्केट सर्वे करती है कि इस प्राइस का एवरेज कितना चल रहा है मार्केट में, कंज्यूमर इसके लिए कितना पैसा देने के लिए रेडी है। फर्म अर्न्स रेवेन्यू बाय सेलिंग द गुड दैट इट प्रोड्यूस इन द मार्केट। फर्म इस गुड को सेल करेगी। लेट द मार्केट प्राइस ऑफ अ यूनिट ऑफ द गुड बी पी। क्यू जो है वो क्वांटिटी है प्रोड्यूस का, तो सोल्ड हुआ फर्म एट प्राइस पी पे, तो टोटल रेवेन्यू कितना हुआ, दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं। Firm is defined as market price of the good P multiplied by output.
मार्केट प्राइस 100 है और 100 यूनिट उसने सेल किया, तो दिस P इंटू क्यू हो जाएगा दिस टोटल रेवेन्यू। 50,000 का एक मोबाइल है और ऐसे सपोज 2 यूनिट सेल हुए, तो टोटल 1 लाख रुपए का यहाँ पे टोटल रेवेन्यू हो गया। टू मेक मैटर्स कॉन्क्रीट, कंसिडर द फॉलोइंग न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। Let the market for candles be perfectly competitive and market price of box of candle 10 है। अब एक कैंडल का एग्जाम्पल देखते हैं। इस टेबल में हम अलग अलग नंबर देखेंगे, कितने बॉक्स सोल्ड हुए और उससे कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ। तो फॉर अ कैंडल मैन्युफैक्चरर दीज आर द नंबर्स। नाउ नोटिस दैट व्हेन नो बॉक्स इज सोल्ड, एक भी चीज बिकी नहीं तो रेवेन्यू भी जीरो हो गया, टोटल रेवेन्यू जीरो हो गया। 1 बॉक्स ऑफ कैंडल बिका तो टोटल रेवेन्यू 10 रुपए हो गया, 2 बॉक्स बिका तो 20 रुपए हो गया। तो ऐसे चलेगा 1 इंटू 2, 2 इंटू देन 2, देन ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ। तो प्राइस कितना सोल्ड हुआ और उसकी प्राइस, टोटल रेवेन्यू इज P इंटू क्यू। So we can depict how the total revenue changes, quantity sold changes through total revenue curve। तो अब हम इसका भी एक कर्व बना लेते हैं, टोटल रेवेन्यू कर्व। सी, ये टोटल रेवेन्यू है, ये रेवेन्यू है, कितना इनकम हुआ, कितने आउटपुट पे। टोटल रेवेन्यू कर्व, टोटल रेवेन्यू कर्व जो फर्म का है ये बताता है रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल रेवेन्यू दैट द फर्म अर्न्स एंड द आउटपुट लेवल ऑफ द फर्म। कितना रेवेन्यू उसने अर्न किया और उसका आउटपुट लेवल कितना था। स्लोप जो कर्व का होगा मार्केट प्राइस पे। सी, क्वांटिटी सोल्ड और आउटपुट ऑन द एक्स एक्सिस पे है और रेवेन्यू अर्नड है वाई एक्सिस पे। यहाँ हम रेवेन्यू बता रहे हैं जितना भी रेवेन्यू है और यहाँ आउटपुट है। शुरुआत में हमने अजम्पशन लिया है कि आउटपुट जितना भी हुआ है वो पूरा सोल्ड भी हुआ है, यहाँ बीच में कुछ इसके पास बचेगा नहीं, जितना आउटपुट है उतना ही सेल है, ये अजम्पशन है। तो ये आउटपुट मतलब इतना सेल भी हुआ और ये रेवेन्यू हुआ, तो इन दोनों के हिसाब से हम ये टोटल रेवेन्यू निकाल रहे हैं। ये ऑब्जर्वेशंस आर रेलेवेंट हियर। अब यहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशंस है, पहला, व्हेन द आउटपुट जीरो, आउटपुट जीरो है, जीरो कैंडल सेल हुई, टोटल रेवेन्यू ऑफ द फर्म भी जीरो हो गया, तो टीआर कर्व जो है यहाँ पे जीरो हुआ। टोटल रेवेन्यू कर्व पासेस थ्रू पॉइंट दिस ओ, आउटपुट जीरो, रेवेन्यू भी जीरो, दिस इज जीरो। सेकेंड, टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हुआ, आउटपुट गोज अप, टोटल रेवेन्यू ऐसे इंक्रीज हो रहा है, आउटपुट भी ऊपर जा रहा है। इक्वेशन क्या हुआ, टी आर इज इक्वल टू पी क्रॉस क्यू। स्ट्रेट लाइन है बिकॉज पी इज अ कॉन्स्टेंट, पी कॉन्स्टेंट है, प्राइस है, एंड क्यू दिस पी क्रॉस क्यू इज कॉन्स्टेंट। ओके, सी, टोटल रेवेन्यू पी क्रॉस टू द पी प्राइस है और क्यू क्वांटिटी है, तो प्राइस तो सेम ही रहेगा, क्वांटिटी वेरी करेगा। एप्पल ने फिक्स कर दिया है 50,000 फोन का प्राइस है, क्वांटिटी अब वेरी हो सकती है, कैंडल में भी। तो P क्रॉस Q हुआ, ये प्राइस इज कांस्टेंट। इसका मतलब है TR कर्व इज एन अपवर्ड राइजिंग स्ट्रेट लाइन, तो इसीलिए ये कर्व अब ऐसे होगा। अब इक्वेशन में P कांस्टेंट है, अपवर्ड राइजिंग स्ट्रेट लाइन है ये। थर्ड, तो ये दो पैरामीटर्स हमने, पहला कंक्लूजन, ये दूसरा कंक्लूजन। अब तीसरा कंक्लूजन है कि स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन, स्लोप को आप देखिए, आउटपुट इज 1 यूनिट। अगर OQ1 पे देखें, ये आउटपुट है OQ1, हम बेसिकली यहाँ पे स्लोप फाइंड कर लेंगे इसका। तो OQ1 में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस OQ1 है, टोटल रेवेन्यू AQ1 है, तो यहाँ पे स्लोप क्या हुआ, दिस अपॉन दिस, दैट इज P। एवरेज रेवेन्यू आएगा AR, फर्म का डिफाइंड है टोटल रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट। एवरेज ऐसे ही निकालते हैं, टोटल रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा एवरेज रेवेन्यू। रिकॉल दैट इफ अ फर्म्स आउटपुट इज Q एंड द मार्केट प्राइस इज P, तो टोटल रेवेन्यू कितना हुआ, P क्रॉस Q। P टोटल रेवेन्यू कितना हुआ, P क्रॉस Q। तो एवरेज रेवेन्यू कितना होगा, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय दिस क्वांटिटी, तो TR डिवाइडेड बाय Q। ये क्या हुआ, टोटल रेवेन्यू हुआ, ये प्राइस थी, ये क्वांटिटी थी, प्राइस इंटू क्वांटिटी मतलब टोटल रेवेन्यू। इस टोटल रेवेन्यू को आप डिवाइड कर दो Q से, तो P क्रॉस Q अपॉन Q, Q से Q कैंसिल, दिस इज P। तो एवरेज रेवेन्यू आ गया दिस P। सो इन अदर वर्ड्स, प्राइस टेकिंग फर्म में एवरेज रेवेन्यू जो होता है वो इक्वल हो जाता है मार्केट प्राइस से। एवरेज रेवेन्यू इक्वल हो जाता है मार्केट प्राइस से। तो अब ये कॉन्सेप्ट है प्राइस लाइन का। सी, प्राइस लाइन शो करती है रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट प्राइस एंड फर्म का आउटपुट लेवल। प्राइस लाइन, आउटपुट, प्राइस, ये प्राइस लाइन शो करेगी रिलेशनशिप मार्केट प्राइस का और फर्म्स का आउटपुट लेवल का।
वर्टिकल हाइट ऑफ द प्राइस लाइन इज इक्वल टू द मार्केट प्राइस। ये P1 अगर बढ़ाएंगे तो ऊपर बढ़ेगा, P1 कम होंगे तो ये नीचे हो जाएगा, प्राइस लाइन। सो दिस इज एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू में टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी किया तो ये आ गया P, दैट इज एवरेज रेवेन्यू। नाउ कंसिडर फिगर 4.2 दिस। हियर वी प्लॉट द एवरेज रेवेन्यू और मार्केट प्राइस y एक्सिस में। डिफरेंट वैल्यूज ऑफ फर्म्स के आउटपुट है x एक्सिस पे। x एक्सिस पे आउटपुट है और यहाँ प्राइस है y एक्सिस में। मार्केट का जो प्राइस है वो फिक्स्ड है P पे, प्राइस फिक्स कर दिया है इस P पे। वी ऑब्टेन अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन जो कट करेगी y एक्सिस को एट अ हाइट इक्वल टू दिस P, बिकॉज दिस इज कांस्टेंट P। ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन को कहलाएगा प्राइस लाइन। इट इज ऑल्सो द फर्म्स AR कर्व अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। तो ये फर्म का दिस रेवेन्यू परफेक्ट कॉम्पिटिशन में एवरेज जो रेवेन्यू है दैट इज इक्वल टू P, प्राइस लाइन पे। नाउ द प्राइस लाइन ऑल्सो डिपिक्ट्स द डिमांड कर्व फेसिंग अ फर्म। ऑब्जर्व करें, डिमांड कर्व परफेक्टली इलास्टिक है। इसका मतलब है फर्म कैन सेल एज मेनी यूनिट्स ऑफ गुड्स एज इट वांट्स टू सेल प्राइस P। जितने यूनिट्स वो सेल करना चाहती है वो कर देगी इस प्राइस P पे, तो दैट इज दिस इज इलास्टिक। तो ये आ गया प्राइस लाइन का कॉन्सेप्ट। और जब परफेक्ट कॉम्पिटिशन है तो प्राइस लाइन जो होगी वो एवरेज रेवेन्यू के दिस यहाँ पे फॉल करेगी। नाउ मार्जिनल रेवेन्यू की बात करते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू फर्म का डिफाइंड है इंक्रीज इन टोटल रेवेन्यू फॉर अ यूनिट इंक्रीज इन द फर्म्स आउटपुट। शुरुआत में भी मार्जिनल का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। अगर कितना रेवेन्यू इंक्रीज होगा अगर उसके अकॉर्डिंग हम आउटपुट इंक्रीज कर रहे हैं, तो इंक्रीज इन टोटल रेवेन्यू, एक यूनिट इंक्रीज करें आउटपुट में तो वो कहलाएगा मार्जिनल रेवेन्यू। इससे क्या ट्रेंड पता चलता है, किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है। तो रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ 2 बॉक्स से 20 रुपए आया, सेल 3 बॉक्स से 30 रुपए आया, तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या आएगा, डिफरेंस। टोटल रेवेन्यू में डिफरेंस कितना हुआ, जब 2 बॉक्स सेल थे तो 20 रुपए था, 3 हुए तो 30 रुपए हुआ, तो रेवेन्यू चेंज कितना हुआ, 30 माइनस 20 दैट इज 10। और क्वांटिटी कितनी चेंज हुई, पहले 3 बॉक्स फिर 2 बॉक्स, 2 3 तो मतलब 1 यूनिट, तो 30 माइनस 20, 3 माइनस 2 दैट इज 10। टोटल रेवेन्यू कितना चेंज हुआ और टोटल क्वांटिटी कितना चेंज हुआ, तो वो बताएगा मार्जिनल रेवेन्यू। ये देखिए 1 से 2 शिफ्ट होने पे टोटल रेवेन्यू में क्या चेंज आए, 1 से 2 शिफ्ट होने में टोटल क्वांटिटी क्या चेंज आए, इनका चेंज का जो रेशियो आएगा वो कहलाएगा मार्जिनल रेवेन्यू। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट मार्जिनल रेवेन्यू। सो दिस इज चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, 30 माइनस 20, 3 माइनस 2 दैट इज 10। नाउ it is a coincidence this is the same as the price, actually it is not। अब एक सिचुएशन देखते हैं, when the firm's output change from Q1 to Q2 और मार्केट प्राइस कितना है P है, तो मार्जिनल रेट कितना होगा, अगेन रेवेन्यू चेंज अपॉन क्वांटिटी चेंज। तो अगर Q1 टू Q2 अगर यहाँ पे चेंज किया, आउटपुट चेंज किया Q1 टू Q2 पे, तो PQ1 पहला टोटल रेवेन्यू था, PQ2 दूसरा टोटल रेवेन्यू था, तो चेंज इन रेवेन्यू कितना हुआ, PQ2 माइनस PQ1। और क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ, Q2 माइनस Q1। तो दिस PQ2 माइनस Q1, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा केवल P। तो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म में मार्जिनल दिस MR इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू P। मार्जिनल इज इक्वल टू एवरेज इज इक्वल टू प्राइस। ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन की सिचुएशन है, मार्जिनल इज इक्वल टू एवरेज इज इक्वल टू प्राइस। इन अदर वर्ड्स प्राइस टेकिंग फर्म में मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल होता है मार्केट प्राइस पे। अब सेटिंग द अलजेब्रा असाइड, इंट्यूशन फॉर दिस रिजल्ट इज क्वाइट सिंपल। जब फर्म इंक्रीज कर रही है आउटपुट 1 यूनिट से, तो जो एक्स्ट्रा यूनिट है वो सोल्ड हुआ मार्केट प्राइस में, तो फर्म का इंक्रीज टोटल रेवेन्यू हुआ वो 1 आउटपुट यूनिट का ही एक्सपेंशन हुआ। तो इसीलिए परफेक्ट कॉम्पिटिशन में MR दैट इज MR/AR इज इक्वल टू P हो रहा है। तो MR इज प्रिसाइजली द मार्केट प्राइस। यहाँ हमने परफेक्ट दिस चीजें अजम्पशन किया है हमने प्राइस टेकिंग फर्म में। सो दैट इज वाई परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म में ये सब इक्वल होते हैं। अब ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म है तो उधर ये इक्वल है, प्राइस इक्वल है प्राइस टेकिंग फर्म में। तो दिस इज द MR/AR एंड इक्वल टू P इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन। अब हमको प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, प्रॉफिट्स जो हैं वो मैक्सिमाइज करना है। अब हम इक्विलिब्रियम ट्राई करेंगे, कहाँ पे मैक्सिमम चीज़ें हो रही है। फर्म ने प्रोड्यूस किया, सेल किया अ सर्टेन अमाउंट ऑफ गुड। फर्म का जो प्रॉफिट है
डिनोटेड बाय दिस पाई है, प्रॉफिट इज डिनोटेड बाय दिस पाई। ये डिफाइंड है टू बी डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड इट्स टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। टोटल रेवेन्यू कितना आया और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आया, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो बचा प्रॉफिट। तो जो पाई है वो क्या हुआ, टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू, एप्पल को 1 लाख रुपए मिले सेल करने से 2 मोबाइल 50,000 में, और कॉस्ट जो थी मोबाइल बनाने की वो करीब 30,000 ही आई। तो जो इन दोनों का डिफरेंस है 70, वो इसका प्रॉफिट हो गया। तो गैप बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अर्निंग होती है नेट ऑफ कॉस्ट की। फर्म विश करती है मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट। फर्म वुड लाइक टू आइडेंटिफाई द क्वांटिटी क्यू नॉट जिस पे प्रॉफिट्स मैक्सिमम हो। बाय डेफिनेशन देन एट एनी क्वांटिटी अदर देन क्यू नॉट फर्म का जो प्रॉफिट है वो लेस देन एट क्यू नॉट होगा। सो क्रिटिकल क्वेश्चन है, हाउ डू वी आइडेंटिफाई क्यू नॉट। नाउ ये बहुत $1 मिलियन क्वेश्चन होता है कि हम ये क्यू नॉट कैसे आइडेंटिफाई करें। एनी क्वांटिटी अदर देन क्यू नॉट पे प्रॉफिट कम होगा, तो हमें वो एक परफेक्ट स्वीट स्पॉट चाहिए जहां पर मैक्सिमम प्रॉफिट कंपनी को हो, फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट हो। सो फॉर प्रॉफिट्स टू बी मैक्सिमम कंडीशंस हम ये देखते हैं। प्राइस जो पी है वो दिस मार्जिनल के इक्वल होनी चाहिए। मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी नॉन डिक्रीजिंग एट क्यू नॉट, ये नहीं कि एक क्वांटिटी और बढ़ाए तो वो डिक्रीज हो गया, नॉन डिक्रीजिंग एट क्यू नॉट होना चाहिए। फर्म जो है वो कंटिन्यू टू प्रोड्यूस रहेगी। इन द शॉर्ट रन प्राइस मस्ट बी ग्रेटर देन द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और लॉन्ग रन में प्राइस मस्ट बी ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। लॉन्ग रन में प्राइस एवरेज कॉस्ट जो आया है, एवरेज कॉस्ट मतलब टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी, इससे ज्यादा होना चाहिए लॉन्ग टर्म में। और वेरिएबल और फिक्स दो चीज देखी थी हमने, तो जो प्राइस है वो ग्रेटर होनी चाहिए वेरिएबल एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में। तो ये तीन चीजें अगर हम देखेंगे तो हम क्यू नॉट फिगर पे आएंगे, और अगर क्यू नॉट फिगर पे आएंगे तो प्रॉफिट्स हमारे मैक्सिमम होंगे। सो दिस इज द थिंग। अब ये कंडीशंस वन बाय वन देखते हैं। पहली कंडीशन है, प्रॉफिट्स आर द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट। तो प्रॉफिट क्या है, डिफरेंस है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट में। टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट इंक्रीज होगा अगर आउटपुट इंक्रीज होगा। आउटपुट बढ़ेगा तो रेवेन्यू भी बढ़ेगा, बिकॉज जितना आउटपुट है उतना सेल भी है, कॉस्ट भी बढ़ेगा। तो नोटिस दैट एज लॉन्ग एज द चेंज इन टोटल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन द चेंज इन टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट्स कंटिन्यू होगा टू इंक्रीज। अब आउटपुट बढ़ाया आपने मतलब सेल भी बढ़ाया, पहले 2 मोबाइल बना रहे थे अभी 10 मोबाइल बना रहे हैं, तो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ गई। अब 10 मोबाइल बना रहे हैं तो आप उसको सेल भी कर रहे हो, मतलब रेवेन्यू भी बढ़ गया। बट इसके रेवेन्यू के बढ़ने की रेट कॉस्ट के बढ़ने की रेट से ज्यादा है, मतलब आप प्रॉफिट कर रहे हो। अगर रेवेन्यू कम है कॉस्ट ज्यादा हो रही है, मतलब फिर ये अच्छी चीज नहीं है, फर्म ऐसा नहीं करेगी। तो रिकॉल दैट चेंज इन द टोटल रेवेन्यू पर यूनिट इंक्रीज इन आउटपुट इज द मार्जिनल रेवेन्यू। चेंज हुआ टोटल रेवेन्यू में एक आउटपुट चेंज में पर यूनिट आउटपुट में, तो वो कहलाता है मार्जिनल रेवेन्यू। चेंज इन टोटल कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज इन आउटपुट इज द मार्जिनल कॉस्ट। चेंज इन टोटल कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज इन आउटपुट इज मार्जिनल कॉस्ट। तो हम अगेन यहाँ पे मार्जिनल लाना मतलब आप इंडिकेट कर रहे हो किस डायरेक्शन पे आ रहा है। तो मार्जिनल हम रेवेन्यू में भी लाते हैं और मार्जिनल हम कॉस्ट में भी लाते हैं। अब इन दोनों को कंपेयर करके हम देखेंगे किस डायरेक्शन में वी शुड मूव। सो हमने क्या देखा, वी कैन कंक्लूड दैट एज लॉन्ग एज द मार्जिनल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट, रेवेन्यू ज्यादा है कॉस्ट से, तो वहां पे क्या होगा, प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। बाय द सेम लॉजिक अगर मार्जिनल रेवेन्यू कम है मार्जिनल कॉस्ट से तो प्रॉफिट्स फॉल हो जाएंगे। नाउ इट फॉलोज दैट फॉर प्रॉफिट्स टू बी मैक्सिमम मार्जिनल रेवेन्यू शुड इक्वल मार्जिनल कॉस्ट। अगर प्रॉफिट मैक्सिमम रखना है तो मार्जिनल रेवेन्यू शुड इक्वल मार्जिनल कॉस्ट, ये फॉलो करेंगे हम। इन अदर वर्ड, प्रॉफिट्स आर मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ आउटपुट वेयर वी हैव दिस क्यू नॉट, और वो क्यू नॉट तब आएगा जब एम आर इज इक्वल टू एम सी। तो फॉर द परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म हमने एस्टैब्लिश कर लिया है कि जो मार्जिनल रेवेन्यू है दैट इज इक्वल टू दिस पी। सो फर्म का जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट होगा वो हो जाएगा लेवल ऑफ आउटपुट एट विच दिस पी इज इक्वल टू दिस मार्जिनल कॉस्ट। तो ये पहली कंडीशन आ गई, दिस कंडीशन पी मस्ट इक्वल टू दिस मार्जिनल कॉस्ट। अब आता है सेकेंड कंडीशन। कंसिडर द सेकेंड कंडीशन दैट मस्ट होल्ड व्हेन द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट लेवल इज पॉजिटिव। प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट जो लेवल है वो अब की बार पॉजिटिव है। वाई इज इट द केस दैट द मार्जिनल कॉस्ट कर्व
कैन नॉट स्लोप डाउनवर्ड्स एट द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट लेवल पे। सी, यहाँ पे जो सेकंड कंडीशन है वो ये है कि मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी नॉन डिक्रीजिंग एट क्यू नॉट। जो क्यू नॉट वैल्यू है उस पर वो नॉन डिक्रीजिंग होनी चाहिए। सी, जो कॉस्ट है वो नॉन डिक्रीजिंग होनी चाहिए। टू आंसर दिस क्वेश्चन फिर से हम 4.3 फिगर देखें तो 4.3 फिगर में आप नोट करिए आउटपुट लेवल Q1 पे और Q4 पे, Q1 पे एंड Q4 पे आउटपुट लेवल मार्केट प्राइस इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट है। दिस ए और बी पे ये मार्जिनल कॉस्ट का कर्व था और ये मार्केट प्राइस का था, तो ये दो बार इंटरसेक्ट हुआ। यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, बट यहाँ डाउनवर्ड जा रहा है कर्व, यहाँ अपवर्ड जा रहा है कर्व, तो देयर इज द डिफरेंस। सो आउटपुट लेवल Q1 पे मार्जिनल कॉस्ट है, ये डाउनवर्ड जा रहा है। वी क्लेम दैट Q1 कैन नॉट बी प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट लेवल, यहाँ नीचे जा रहा है क्योंकि ऑब्जर्व करें ऑल आउटपुट लेवल्स स्लाइटली टू द लेफ्ट ऑफ Q1 के जस्ट लेफ्ट में अगर आउटपुट लेवल देखें तो मार्केट प्राइस लोअर देन मार्जिनल कॉस्ट है। मार्केट जो प्राइस है ये वाली वो मार्जिनल कॉस्ट से कम है अगर इस साइड पे हम देखें, तो इसलिए ये प्रॉफिट वाला चीज नहीं होगा। But the argument outlined in section 4.3.1 immediately implies that firm's profit at an output level slightly smaller than Q1 exceeds that corresponding to the output level at Q1. This being the case, Q1 cannot be profit maximizing output level because यहाँ पे फायदा नहीं है, मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा है और ये प्राइस कम है, तो यहाँ फायदा नहीं होगा और वही इस जगह पे प्रॉफिट होगा। तो ये सेकंड कंडीशन आई, मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी नॉन डिक्रीजिंग होनी चाहिए। दिस इज नॉन डिक्रीजिंग। नाउ ऑब्जर्व दैट दिस, ये केस नहीं होगा जो इधर वाला केस है नॉन डिक्रीजिंग वाला, ये नहीं होगा। तो ये कंडीशन 1 एंड 2 है फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ये फिगर यूज हुआ है टू डिमॉन्स्ट्रेट व्हेन द मार्केट प्राइस इज एट P द आउटपुट लेवल ऑफ अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म कैन नॉट बी Q1 नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे नॉन डिक्रीजिंग नहीं है। मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, यहाँ पे नीचे की तरफ जा रहा है। और Q2 एंड Q3 पे मार्केट प्राइस एक्सीड हो रही है मार्जिनल कॉस्ट से। Q5 एंड Q6 पे मार्जिनल कॉस्ट एक्सीड हो रही है मार्केट प्राइस से, दिस Q5 एंड Q6 पे। तीसरी कंडीशन आती है, तो तीसरी कंडीशन क्या थी? ये पहली कंडीशन थी। दूसरी थी फर्म कंटिन्यू प्रोड्यूस रहेगी इन द शॉर्ट रन, प्राइस मस्ट बी ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और लॉन्ग रन पे ग्रेटर देन दिस एवरेज कॉस्ट। तो अब इसको देखते हैं, हम कंसिडर करते हैं थर्ड कंडीशन को। नोटिस दैट थर्ड कंडीशन के दो पार्ट हैं। वन पार्ट अप्लाई करता है शॉर्ट रन पे और दूसरा है लॉन्ग रन पे। ये प्राइस है, कॉस्ट, और ये है आउटपुट। दो पार्ट इसके अब हम देखते हैं, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, एंड वन इज एवरेज। पहला जो केस है वो है प्राइस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इन द शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में जो प्राइस है वो ग्रेटर या इक्वल होनी चाहिए एवीसी से। वी विल शो दैट द स्टेटमेंट ऑफ केस वन का सी अबव इज ट्रू बाय आर्ग्यूइंग दैट प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म शॉर्ट रन पे नॉट प्रोड्यूस एट एन आउटपुट लेवल, मार्केट प्राइस इज लोअर देन एवीसी। सी, ये एवीसी का कर्व है, दिस इज एवीसी कर्व, ओके। दिस इज शॉर्ट रन एंड दिस इज एस मार्जिनल कॉस्ट, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। अब इसमें हम आइडियल कंडीशंस फाइंड करेंगे। रिलेशनशिप विद प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग पहले हम शॉर्ट रन में देखते हैं। ये भी शॉर्ट रन है और दिस इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये फिगर यूज हुआ है टू डिमॉन्स्ट्रेट प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म प्रोड्यूस करेगी जीरो आउटपुट इन द शॉर्ट रन जब मार्केट प्राइस जो है वो लेस देन है मिनिमम ऑफ इट्स एवरेज, दिस एवीसी से नीचे की तरफ आ रहा है। तो इफ द फर्म्स आउटपुट लेवल अगर Q1 पे रखा हमने, तो फर्म का टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो एक्सीड हो जाएगा रेवेन्यू से बाय एन अमाउंट इक्वल टू एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल PEBA। व्हाट इज PEBA? दिस एरिया ये कॉस्ट था और ये प्राइस था। कॉस्ट ज्यादा है और इधर प्राइस नीचे आ रहा है Q1 पे, दिस P इज लेस और दिस इज हाई। तो ये कंडीशन क्या हमें एप्लीकेबल होगी? नो, यहाँ पे हमें फायदा नहीं होगा। लेस देन मिनिमम ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, तो अगर फर्म का आउटपुट लेवल Q1 रखा आपने तो फर्म का टोटल वेरिएबल कॉस्ट एक्सीड हो गई रेवेन्यू से। किस अमाउंट से? इस अमाउंट से। तो कॉस्ट ज्यादा हो रही है और रेवेन्यू कम है, तो इट्स नॉट गुड। अब फिगर 4.4 में ही ऑब्जर्व करें आउटपुट लेवल Q1 पे।
Q1 पे ही आउटपुट लेवल है, ऑब्जर्व करें। मार्केट प्राइस जो P है, मार्केट प्राइस ये लाइन है, मार्केट प्राइस P है, ये लोअर देन ABC है। तो वी क्लेम दैट Q1 कैन नॉट बी प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट लेवल। सिंपल, बिकॉज कॉस्ट ज्यादा है, रेवेन्यू कम है, तो ये तो नहीं होगा। नोटिस दैट फर्म्स का जो टोटल रेवेन्यू है Q1 पे, तो रेवेन्यू का क्या फॉर्मूला था, प्राइस इनटू क्वांटिटी, प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो प्राइस कितनी है, वर्टिकल हाइट ऑफ दिस ओपी, व्हाट इज ओपी, दिस इज प्राइस, ये प्राइस है, और आउटपुट इज इक्वल टू सेल है, तो दिस इज द क्वांटिटी। तो ओपी इंटू OQ1, दिस इंटू दिस, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिस, ये जो है ये आ गया आपका टोटल रेवेन्यू, ये ऊपर जा रहा है और ये अब शॉर्टफॉल हो रहा है। ओके, सिमिलरली फर्म का टोटल वेरिएबल कॉस्ट Q1 पे कितना होगा, अगेन वर्टिकल हाइट OE और विड्थ OQ1, OE कितना है, दिस OE एंड दिस OQ1, तो ये जो एरिया होगा ये कॉस्ट हो गया, ठीक है, दिस एरिया इज कॉस्ट, दिस एरिया इज रेवेन्यू, और ये इतना शॉर्टफॉल होगा ऊपर। नाउ रिकॉल दैट फर्म्स का जो प्रॉफिट है Q1 पे, वो हो गया टोटल रेवेन्यू माइनस दिस TVC प्लस दिस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल और फिक्स्ड, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिस, एरिया ऑफ रेक्टेंगल OEBQ, और माइनस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। व्हाट हैपन्स इफ द फर्म प्रोड्यूस जीरो आउटपुट, अगर आउटपुट जीरो है तो TR और TVC भी जीरो हो जाएगा, तो फर्म का जो प्रॉफिट है जीरो आउटपुट पे वो हो जाएगा माइनस TFC। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिस OPAQ1, ये वाला जो एरिया है OPAQ1, OPQA1 जो एरिया है ये स्ट्रिक्टली लेस होगा देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिस अपर वन OEBQ1। तो जो फर्म का प्रॉफिट है Q1 पे वो हो जाएगा इसका डिफरेंस, हमें बेसिकली डिफरेंस निकालना है कॉस्ट और रेवेन्यू में, ये स्ट्रिक्टली लेस होगा, इट ऑब्टेन्स बाय नॉट प्रोड्यूसिंग एट ऑल। सो द फर्म विल चूज नॉट टू प्रोड्यूस एट ऑल एंड एग्जिट फ्रॉम द मार्केट। कई बार आप देखना कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो जाती है, जैसे फोर्ड आई थी, फोर्ड ने बहुत सारे प्लांट्स लगाए इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग के, ऑटोमोबाइल में, कॉस्ट इतना ज़्यादा हो रहा था, सेल ही नहीं हो रहा था, तो उसको ओवरऑल कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो फायदा है, कुछ भी प्रोड्यूस करेंगे तो नुकसान हो जाता है। तो अगर कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो रही है तो इट इज़ बेटर कि फर्म उस मार्केट को एग्जिट कर दे, एंड फोर्ड ने फिर एग्जिट भी कर दिया। सो फर्म विल चूज नॉट टू प्रोड्यूस, कुछ नहीं करने में ज़्यादा फायदा है, बजाय आप करो और कॉस्ट इंक्रीज करो, तो वो एग्जिट कर देंगे वहाँ से। अब केस 2 है, तो ये बात थी शॉर्ट टर्म की। ओके, हर चीज़ दो चीज़ होती है, एक शॉर्ट टर्म प्लान होते हैं, एक लॉन्ग टर्म, तो दिस इज शॉर्ट टर्म। अब हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। प्राइस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू AC इन द लॉन्ग रन, दिस AC एवरेज कॉस्ट, प्राइस जो है वो लॉन्ग रन में एवरेज कॉस्ट पे आ जाना चाहिए। शुरू में नुकसान भी हो रहा है, बाद में वो सब इक्वल हो जाएगा, एवरेज कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। कब होगी, जब क्वांटिटी बढ़ जाएगी, क्वांटिटी। सो इस केस में जो स्टेटमेंट है केस 2 में, ये ट्रू है बाय आर्ग्यूइंग दैट प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म है लॉन्ग रन में विल नॉट प्रोड्यूस एन आउटपुट लेवल मार्केट प्राइस इज लोअर देन AC। लॉन्ग रन में भी ये ट्रू है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है लॉन्ग रन में तो प्रोड्यूस नहीं करेगा अगर आउटपुट लेवल मार्केट प्राइस अगर लोअर देन दिस एवरेज कॉस्ट है, मार्केट प्राइस। कभी भी फर्म डिसीजन नहीं लेगी, प्रोडक्शन नहीं करेगी अगर कॉस्ट ज़्यादा हो रही है रेवेन्यू में, दिस इज द रूल। ओके, ये हर जगह फिट होता है। लेट अस टर्न टू फिगर 4.5। अब इस फिगर को हम देखते हैं। ये है लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। इसमें कंफ्यूजन होता है ना आपको, तो मार्जिनल मतलब रेट बता रहा है, चेंज बता रहा है डायरेक्शन, और एवरेज मतलब टोटल अपॉन दिस क्वांटिटी, एवरेज। ये मार्जिनल, L से लॉन्ग एंड S से शॉर्ट। लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, प्राइस कॉस्ट, एंड दिस इज आउटपुट। आउटपुट जितना है उतना ही सेल्स है, ये अजम्पशन है, और ये प्राइस है। प्राइस यूजुअली हम फिक्स रखते हैं, आउटपुट हम वेरिएबल रख रहे हैं। अब लेट अस टर्न टू फिगर 4.5। ऑब्जर्व करते हैं आउटपुट लेवल Q1 पे, Q1 पे आउटपुट देखते हैं। Q1 पे मार्केट प्राइस कितनी है, P है, ये लोअर देन एवरेज लॉन्ग रन AC से है। AC का ग्राफ क्या है, लॉन्ग रन AC, और ये P है, तो जो प्राइस रखी है आपने वो कॉस्ट से नीचे रखी है, तो क्या ये ठीक है, नहीं ठीक है। वी क्लेम दैट Q1 कैन नॉट बी प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट लेवल, बिकॉज यहाँ कॉस्ट हमारी रिकवरी नहीं हो रही है। अब फर्म का टोटल रेवेन्यू Q1 पे एरिया ऑफ अगेन रेक्टेंगल, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो एरिया जो है Q1 का एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिस, द प्रोडक्ट ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी, जहाँ पे फर्म का टोटल कॉस्ट TC है। सिमिलरली हम बड़े वाले रेक्टेंगल का देखते हैं, OEBQ1, OEBQ1 जो है दिस इज अगेन 1, यहाँ पे अपन का कॉस्ट आ जाएगा, ये कॉस्ट है, ये अपना रेवेन्यू है। अब
सिंस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लार्जर देन एरिया ऑफ OEPQ, तो फर्म को यहाँ पे लॉस हो रहा है, कॉस्ट ज़्यादा है, रेवेन्यू कम है। बट लॉन्ग रन बेस अगर अपन देखें तो फर्म दैट शट डाउन प्रोडक्शन हैज़ अ प्रॉफिट ऑफ जीरो, अगेन द फर्म चूजेस टू एग्जिट इन द केस। तो यहाँ भी फर्म को कुछ ऐसा फायदा दिख नहीं रहा है। ये जो लॉन्ग रन का जो कर्व है ना, ये ऐसा स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन है बट दिस इज नॉट स्ट्रेट लाइन। तो इसलिए हम देखते हैं जैसे शॉर्ट रन में ये डिफरेंस ज़्यादा हो रहा था, अगर क्यू नॉट यहाँ होता तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती, प्रॉफिट उतना का उतना ही हो रहा है। अगर ये यहाँ कहीं आता और ये कर्व अगर ऐसे डिप हो जाता, आगे चल के कर्व ऐसे डिप हो जाता, तो फिर फर्म को फायदा हो सकता था लॉन्ग रन में, बट ऐसा हुआ नहीं। तो ये केस में भी कंपनी एग्जिट कर जाएगी, बिकॉज हमेशा वो घाटे में ही चल रही है, कॉस्ट उसकी ज़्यादा लग रही है। तो दिस इज रिलेशन विद प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लॉन्ग रन में। ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म जीरो आउटपुट लॉन्ग रन में, मार्केट प्राइस पी है वो लेस देन है मिनिमम ऑफ इस LRAC। ये मिनिमम आया लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का, और ये प्राइस है, और ये प्राइस हमेशा मिनिमम ही बनी रही है, इससे नीचे ही है, तो ये कभी भी वाइज डिसीजन नहीं होगा। ये कॉस्ट है, ये प्रॉफिट का पी प्राइस है, ये एवरेज कॉस्ट है, इसका मिनिमम यहाँ पे आया था और ये इसके नीचे है, तो ये कभी भी एप्लीकेबल नहीं होगा। फर्म्स आउटपुट लेवल Q1 में फर्म का टोटल कॉस्ट एक्सीड होगा रेवेन्यू से, आउटपुट इन दोनों के डिफरेंस का एरिया, सिंपल मैथ्स, इसका एरिया जो डिफरेंस है वो उतना लॉसेस हो जाएगा। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। S मतलब शॉर्ट, M मतलब मार्जिनल कॉस्ट, शॉर्ट एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और एक फिक्स्ड कॉस्ट भी होती है। ये प्राइस है, ये आउटपुट है, आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स। अब ये अलग अलग ऐसे कर्व्स बने हुए हैं। अब इस कर्व्स में हम खेलेंगे कि किस जगह पे हमें मैक्सिमाइजेशन हो रही है चीज़ें। तो सेक्शन 3.1, 3.2, 3.3 है, लेट अस ग्राफिकली रिप्रेजेंट अ फर्म्स प्रॉफिट। यहाँ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन शॉर्ट रन का। मार्केट की प्राइस पी, अगेन हमने एज्यूम कर रखा है ये प्राइस है पी, ओके, दिस प्राइस इज पी। अब आउटपुट लेवल प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म का क्यू नॉट पे अपन देखते हैं। फर्म का प्रॉफिट इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस। ये अब जो लाइन है ना, पिछले वाले में ये जो प्राइस वाली लाइन थी ये इसके नीचे आ रही थी ग्राफ के, इसमें देखिए ये जो पी वाली लाइन है SMC, SSC, SVC के ऊपर आ रही है। यहाँ अगर क्यू नॉट का आउटपुट पे ये ए पॉइंट देखें हम, तो ये जो एरिया है ये बताएगा रेवेन्यू इस क्यू नॉट प्रोडक्शन में, और ये जो एरिया होगा ये बताएगा दिस एवरेज कॉस्ट से कितना कॉस्ट लगा। अब ये ऊपर का जो चीज हो रहा है दैट इज सरप्लस, तो ये क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन शॉर्ट रन में जो क्यू नॉट है फर्म का प्रॉफिट इक्वल टू एरिया ऑफ दिस एरिया जो है वो प्रॉफिट है। मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम शॉर्ट रन में कंसिडर 4.6 का अभी ये देखते हैं। नाउ नोटिस दैट मार्केट प्राइस इज पी, इक्वेटिंग द मार्केट प्राइस विद द शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट, आउटपुट लेवल क्यू नॉट हुआ। क्यू नॉट ऑब्जर्व किया कि SMC का जो स्लोप है वो अपवर्ड है एंड P एक्सीड्स AVC। क्यू नॉट पे आप देखो ये जो SMC का कर्व है ये अपवर्ड है, और रूल पहले क्या देखा था, नीचे आ रहा है तो वो करेक्ट नहीं होगा बिकॉज इसके जस्ट पहले कॉस्ट ज़्यादा हो रही थी। ये अपवर्ड है, यहाँ पे अपवर्ड है, डाउनवर्ड स्लोप नहीं है। तो यहाँ पे दिस मार्जिनल क्यू नॉट आया, स्लोप अपवर्ड है, एक्सीड्स AVC। 3 कंडीशंस डिस्कस जो है वो यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रही है क्यू नॉट पे। अभी की जो 3 कंडीशंस हैं वो तीनों सेटिस्फाई हो रही है इस वाले क्यू नॉट पे, अपवर्ड भी है, प्रॉफिट भी हो रहा है, ऊपर की तरफ भी है, तो ये सही लग रहा है। वी मेंटेन दैट प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग जो आउटपुट है वो क्यू नॉट। तो अभी हमें ये मैजिक नंबर मिल गया है क्यू नॉट, इस क्यू नॉट पे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा गवर्नमेंट को, फर्म को। सो व्हाट हैपेंस एट क्यू नॉट, टोटल रेवेन्यू ऑफ द फर्म एट क्यू नॉट इज द एरिया ऑफ दिस प्रोडक्ट ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी। टोटल कॉस्ट भी निकाला हमने, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट के ग्राफ का और क्वांटिटी का, और दोनों का जो डिफरेंस है वो आ गया प्रॉफिट। तो ये जो क्यू नॉट है ये हमें दिस स्वीट स्पॉट मिल गया है, जितनी क्वांटिटी हम बनाएंगे तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट्स होगा। तो दिस इज मैक्सिमाइजेशन। 3 कंडीशंस हमने देखी 1 बाय 1। पहली कंडीशन थी प्राइस, मार्जिनल दिस कॉस्ट है मस्ट इक्वल टू दिस। सेकेंड देखा हमने कि जो मार्जिनल कॉस्ट है वो डिक्रीजिंग नहीं होनी चाहिए। थर्ड हमने देखा दिस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट का। ये जो 3 टर्म है वो तीनों टर्म यहाँ क्यू नॉट पे फिट हो रहे हैं, इस क्यू नॉट पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। यहाँ पे इस पॉइंट पे ये जो है मार्जिनल के इक्वल आ रहा है, ये प्राइस की लाइन है, ये मार्जिनल की लाइन है, दोनों इंटरसेक्ट हो रही है।
ये जो है एवरेज के ऊपर आ रहा है और ये जो मार्जिनल कॉस्ट है ये भी क्या है, अपवर्ड है। 1 2 3 तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड, तो दिस इज अवर पॉइंट। अब सप्लाई कर्व पढ़ते हैं। अब सप्लाई कर्व ऑफ अ फर्म, फर्म का जो सप्लाई है, अभी कोविड-19 हुआ, सप्लाई साइड बॉटलनेक्स हो रहे हैं, तो फर्म का जो सप्लाई है इस क्वांटिटी इट चूज टू सेल एट अ गिवन प्राइस। सप्लाई मतलब क्वांटिटी जो वो चूज किया है टू सेल एट अ गिवन प्राइस, गिवन टेक्नोलॉजी, गिवन द प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इन सबको इंक्लूड करके जो टर्म आता है दैट इज कॉल्ड द सप्लाई। एक टेबल है डिस्क्राइबिंग द क्वांटिटी सोल्ड बाय अ फर्म एट वेरियस प्राइसेस पे, टेक्नोलॉजी पे, फैक्टर्स, प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स पे, ये अनचेंज्ड है। इस कॉल्ड अ सप्लाई शेड्यूल। शेड्यूल है आपका, सप्लाई शेड्यूल है और ये आपने अनचेंज रखा है। वेरियस प्राइसेस, टेक्नोलॉजी, फैक्टर्स, ये रिमेन्स अनचेंज्ड। वी मे ऑल्सो रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन एज अ ग्राफ, और जहां भी ग्राफ आता है तो वो फिर एक कर्व आ जाएगा, दैट इज द सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व जो फर्म का है ये शो करता है लेवल ऑफ आउटपुट जो आया है एक्स एक्सिस में, और फर्म चूजेस टू प्रोड्यूस करस्पॉन्डिंग डिफरेंट वैल्यू मार्केट प्राइस में, जो अगेन हम वाई एक्सिस में करेंगे। तो यहाँ पे भी एक ऐसा प्राइस का कर्व आएगा और ये क्वांटिटी आएगी। क्वांटिटी जितनी भी है सप्लाई है उतना ही सेल्स है। कीपिंग टेक्नोलॉजी एंड प्राइस ऑफ फैक्टर्स अनचेंज्ड है, तो ये फिक्स्ड हो गए। कुछ चीजें वेरिएबल होगा, कुछ चीज फिक्स्ड होगा। We distinguish between short run supply curve and long run supply curve. शॉर्ट रन सप्लाई कर्व, सी ये आउटपुट है Q1, ये प्राइस है, एक ऐसा ग्राफ आएगा P1 का प्राइस का, और ये अलग अलग अब ग्राफ आएंगे, शॉर्ट, शॉर्ट, एवरेज, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, और दिस इज वेरिएबल कॉस्ट, इनके ग्राफ्स आएंगे। एंड दिस इज P1 P2 दो प्राइस लेवल देखेंगे और ये आउटपुट और ये उसकी प्राइस है। अब 4.7 देखते हैं। शॉर्ट रन सप्लाई कर्व में हमने स्प्लिट किया डेरिवेशन को दो पार्ट में। पहला डिटरमाइन करेगा फर्म्स का प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट लेवल, जहां पे मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मिनिमम एवीसी। एवीसी जो है ये ऐसे कर्व है, मिनिमम एवीसी कहां पर है, दिस मिनिमम एवीसी। मिनिमम एवीसी जो है वहां पर दिस इज हायर। प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग तब होगा जब मार्केट प्राइस, ये जो मार्केट प्राइस है इस एवीसी से हायर होनी चाहिए, सेलिंग प्राइस कॉस्ट से ज्यादा होना चाहिए। तो दिस इज डन, फर्म्स का प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट लेवल, मार्केट प्राइस इज लेस देन द मिनिमम एवीसी। मार्केट प्राइस इज लेस देन द मिनिमम एवीसी। मिनिमम एवीसी से अगर मार्केट प्राइस कम हो रही है, वी डिटरमाइन द फर्म्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट। तो यहां भी हम इन दोनों के पैरामीटर्स देखेंगे, कॉस्ट का और ये मार्केट का प्राइस के कर्व का, दिस एवरेज एंड दिस शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट का। शॉर्ट रन सप्लाई कर्व ऑफ अ फर्म। अब इसमें दो केसेस आते हैं, ये दो केसेस हैं। प्राइस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द मिनिमम एवीसी। ये मिनिमम एवीसी है और ये प्राइस है, ये ग्रेटर है या इक्वल है, या तो इक्वल है या फिर ग्रेटर है इस मिनिमम एवीसी से। सपोज P1 है, यहाँ पे एक्सीड किया मिनिमम एवीसी, ये मिनिमम एवीसी है और ये P1 है, एक्सीड किया मिनिमम एवीसी। अब हम स्टार्ट आउट करते हैं इक्वेटिंग P1 विद SMC। SMC क्या है, शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट है, राइजिंग पार्ट ऑफ एसएमसी में है। अगेन ये राइजिंग पे है, फॉल पे नहीं है, राइजिंग पे है ये। अब दिस लीड्स टू द आउटपुट लेवल Q1, तो इस पॉइंट पे आउटपुट लेवल आ गया आपका Q1। ऑल्सो नोट दैट जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है Q1 पे डज नॉट एक्सीड द मार्केट प्राइस। Q1 पे ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है और ये मार्केट प्राइस से कम है, ज़्यादा नहीं है, कॉस्ट कम है, प्राइस ज़्यादा है। ऑल थ्री कंडीशंस जो पहले अभी देखी हमने वो यहाँ पे मीट हुआ, सेक्शन 3 में सेटिस्फाई हुआ Q1 पे, है ना। Q1 की तीन कंडीशंस क्या थी कि ये जो प्राइस है और जो मार्जिनल कॉस्ट है इसका इंटरसेक्शन होना चाहिए, ये कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरी कंडीशन ये सेटिस्फाई थी कि ये जो एवरेज है इसके ऊपर होना चाहिए, और तीसरी ये थी कि ये जो डिफरेंस है ये मैक्सिमाइज होना चाहिए। दीज थ्री कंडीशंस, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एंड दिस P मस्ट बी इक्वल टू दिस मार्जिनल कॉस्ट, और नॉन डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग होना चाहिए, और इस लेवल के ऊपर होना चाहिए। तो इस ग्राफ पे अगेन ये तीनों चीज़ें हमें मिल रही है ना। ये मार्जिनल कॉस्ट है, यहाँ पे इंक्रीजिंग है, ये जो पॉइंट है वो एवरेज के ऊपर है, और यहाँ P1, दिस P1 इज अबव दिस थिंग। तो दिस कंडीशन इज अवर पॉइंट। ऑल थ्री कंडीशंस आर मेट। मार्केट प्राइस जो P1 की है, फर्म्स आउटपुट लेवल इन द शॉर्ट रन इज इक्वल टू Q1, तो दिस इज अ गुड पॉइंट। अब दूसरा केस देखते हैं, प्राइस लेस देन एवीसी। इस एवीसी का जो प्राइस है, ये कर्व है,
ये P2 इससे नीचे आएगा। अगर मार्केट प्राइस P2 है तो लेस देन मिनिमम एवीसी है। नाउ वी हैव आर्ग्यूड दैट कंडीशन 3 सेक्शन 3 का कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म जो है वो पॉजिटिव आउटपुट शॉर्ट रन में देगा, देन मार्केट प्राइस जो P2 है मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एवीसी। जो P2 है प्राइस, ये स्ट्रेट लाइन, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू एवीसी होना चाहिए एट दैट आउटपुट लेवल। बट अगर अपन 4.7 फिगर देखें, फॉर ऑल पॉजिटिव आउटपुट लेवल एवीसी एक्सट्रीड कर रहा है पीवीसी दिस प्राइस पे, मतलब ये नीचे ही रहेगा। कितना भी आप आउटपुट इंक्रीज कर लो, कॉस्ट ज्यादा ही रहेगी, आउटपुट नीचे ही रहेगा P2 पॉइंट पे इस केस में। इन अदर वर्ड्स इट कैन नॉट बी द केस फर्म सप्लाई पॉजिटिव आउटपुट। सो मार्केट जो P2 है द फर्म प्रोड्यूस जीरो आउटपुट, तो फर्म यहाँ पे आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करेगी, जीरो रहेगा वो। कंबाइनिंग केस 1 and 2 वी रीच एन इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। फर्म का शॉर्ट रन सप्लाई कर्व इज राइजिंग पार्ट ऑफ दिस मार्जिनल कॉस्ट कर्व का ऊपर की तरफ, एंड अबव होना चाहिए वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का भी, टुगेदर विद जीरो आउटपुट फॉर ऑल प्राइसेस स्ट्रिक्टली लेस देन मिनिमम एवरेज कॉस्ट का। बोल्ड लाइन रिप्रेजेंट्स शॉर्ट रन सप्लाई कर्व ऑफ द फर्म। ओके, तो ये शॉर्ट रन सप्लाई कर्व ऑफ द फर्म है। ये जो बोल्ड लाइन है ये बताएगा दिस शॉर्ट टर्म सप्लाई ऑफ दिस फर्म। सप्लाई कर्व जो है ये बेस्ड है शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व पे। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस बोल्ड लाइन। ओके, तो यहाँ ये शॉर्ट रन सप्लाई कर्व ऑफ अ फर्म मिल गया। अगर हम लॉन्ग रन की बात करें तो लॉन्ग रन में अगेन सेम पॉइंट्स है। लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है, P1 और P2 दो प्राइस लेवल है। जो पहले की तीन कंडीशंस हैं कि प्राइस लेवल, मार्जिनल कॉस्ट, इंटरसेक्शन, Q1 आएगा। P2 पे अपन देखेंगे, ये चीज़ें हम फिर से एक बार रन करते हैं, बट अब हम लॉन्ग रन पे देखेंगे। 4.9 है, डिराइव किया फर्म्स का लॉन्ग रन सप्लाई कर्व। एज इन द शॉर्ट रन केस हम स्प्लिट कर रहे हैं डेरिवेशन को दो पार्ट में। पहले हम डिटरमाइन करेंगे फर्म्स का प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट लेवल। सो ये जो फिगर 4.9 है शॉर्ट रन केस में देखा, स्प्लिट किया हमने डेरिवेशन को। सिमिलरली हम यहाँ पे भी कर रहे हैं, डिटरमाइन कर रहे हैं फर्म्स का प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट लेवल जब मार्केट प्राइस इज लेस देन मिनिमम दिस लॉन्ग रन AC। दिस इज AC, इसका जो मिनिमम है इससे हमें दिस से जो मार्केट प्राइस है लेस देन द मिनिमम लॉन्ग रन AC पे हम डिटरमाइन करते हैं इस केस में। तो पहला केस है प्राइस ग्रेटर देन और इक्वल टू मिनिमम LRAC। मिनिमम LRAC ये है और जो प्राइस है वो इससे ज़्यादा है या फिर इक्वल है। सपोज मार्केट जो प्राइस है P1 एक्सीड किया मिनिमम LRAC, ये एक्सीड किया इस मिनिमम से LRAC से। अपॉन इक्वेटिंग P1 विद MC LRMC, तो इससे क्या होगा, ये यहाँ पे कांस्टेंट, ये कंडीशन इन दोनों को मीट करना ज़रूरी है। तो मार्जिनल कॉस्ट और P1 का यहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ। इक्वेटिंग P1 विद LRMC ऑन द राइजिंग, और ये जो LRMC है ये राइजिंग भी होना चाहिए, राइजिंग पार्ट ऑफ दिस कर्व। तो हमें आउटपुट मिला लेवल Q1, तो ये Q1 लेवल हो गया। ऑल्सो LRAC एट Q1 डज नॉट एक्सीड द मार्केट प्राइस P1। ये जो है LRAC ये एक्सीड नहीं हुआ दिस P1 से, P1 ज़्यादा है अभी। ऑल थ्री कंडीशंस मिल गई हमें फिर से सेक्शन 3 की, सेटिस्फाई हुई Q1 पे। तो मार्केट प्राइस P1 पे फर्म सप्लाई करेगी लॉन्ग रन, तो आउटपुट इक्वल टू Q1 होगा। फर्म इस डिसीजन को लेगी और आउटपुट Q1 हो जाएगा। सेकेंड केस है प्राइस लेस देन मिनिमम LRAC, जो P2 है ये इस मिनिमम से नीचे है। मार्केट प्राइस P2 है, लेस देन मिनिमम LRAC है। तो वी हैव आर्ग्यूड सेक्शन 3 यहाँ पे मीट नहीं हो रहा है, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म पॉजिटिव आउटपुट इन द लॉन्ग रन। अगर वो पॉजिटिव आउटपुट करेगी तो मार्केट प्राइस P2 जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू LRAC होना चाहिए आउटपुट लेवल पे। बट अगर अपन फिगर 4.9 देखें तो फिर से पॉजिटिव आउटपुट लेवल LRAC में स्ट्रिक्टली एक्सीड हो रहा है PC, मतलब कॉस्ट बढ़ रहा है रेवेन्यू से। इट कैन नॉट बी द केस फर्म सप्लाई पॉजिटिव आउटपुट, तो यहाँ पे भी रिजल्ट्स नहीं आएंगे। व्हेन द मार्केट प्राइस इज P2 जीरो आउटपुट करना पड़ेगा, बिकॉज आउटपुट करने पर नुकसान हो रहा है। कंबाइन करें केस इन 1 and 2 को, तो एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मिलता है कि फर्म का जो लॉन्ग रन सप्लाई कर्व है राइजिंग पार्ट ऑफ LRMC कर्व पे फ्रॉम एंड अबव द मिनिमम LRAC टुगेदर विद जीरो आउटपुट फॉर ऑल प्राइसेस लेस देन मिनिमम LRAC। तो फिर से ये वाली बोल्ड लाइन आ गई हमारे पास। सो दिस इज
फिगर 4.2 बोल्ड लाइन रिप्रेजेंट करेगा लॉन्ग रन सप्लाई कर्व ऑफ द फर्म। लॉन्ग रन दिस सप्लाई कर्व ऑफ द फर्म। तो इस तरीके से हमने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में ये कंक्लूड किया। पूरा जो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, सिंप्लीफाई करें, कॉस्ट जो होती है ना ये ज़्यादा नहीं होनी चाहिए रेवेन्यू से कहीं पे भी। अगर कॉस्ट ज़्यादा हो रही है तो आउटपुट ज़ीरो ही होगा, वहाँ पे फर्म वो उसको प्रोडक्शन बंद कर देगी बिकॉज उसको जेब से पैसे लगाने पड़ रहे हैं, नुकसान हो रहा है। तो दिस इज द थिंग। तो ये दो लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन पे ये वाले हमने कर्व्स देखे। अब शटडाउन पॉइंट आता है। शटडाउन पॉइंट मतलब फर्म्स शटडाउन हो जाती है बिकॉज प्रॉफिट्स नहीं हो रहे। सो प्रीवियसली व्हाइल डिराइविंग द सप्लाई कर्व वी हैव डिस्कस्ड दैट इन द शॉर्ट रन फर्म कंटिन्यू टू प्रोड्यूस एज लॉन्ग एज द प्राइस रिमेन्स ग्रेटर देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ एवीसी। जो कॉस्ट है उससे प्राइस ज़्यादा है, जब तक ये चलता रहेगा फर्म चलती रहेगी। प्राइस कॉस्ट कॉस्ट ज़्यादा हो गई, प्राइस कम हो गई, फर्म को लॉस होगा, शटडाउन हो जाएगा। Along the supply curve as we move down, लास्ट प्राइस आउटपुट कॉम्बिनेशन वो होगा जहां फर्म प्रोड्यूस करेगी पॉजिटिव आउटपुट मिनिमम एवीसी में और मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट करेगा वेरिएबल कॉस्ट कर्व को। इससे नीचे हुआ तो फर्म को नुकसान होगा, प्रोडक्शन बंद। दस पॉइंट इज कॉल्ड शॉर्ट रन शटडाउन पॉइंट ऑफ द फर्म। तो इसको हमने शटडाउन पॉइंट बोल दिया। लॉन्ग रन में शटडाउन पॉइंट इज द मिनिमम ऑफ LRASC कर्व। दिस लॉन्ग रेंज दिस AC एवरेज कॉस्ट का जो कर्व है इसका जो मिनिमम है दैट इज दिस शटडाउन पॉइंट हो गया। शटडाउन पॉइंट मतलब कॉस्ट आपका ज्यादा हो रहा है, दिस प्राइस से फर्म कंटिन्यू नहीं करेगी प्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं नेशनल प्रॉफिट एंड ब्रेक इवन पॉइंट का। नॉर्मल प्रॉफिट एंड ब्रेक इवन पॉइंट। सी मिनिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट है दैट इज नीडेड टू कीप अ फर्म इन द एग्जिस्टिंग बिजनेस, तो वो कहलाता है नॉर्मल प्रॉफिट। प्रॉफिट मिनिमम इतना होना चाहिए। फर्म दैट डज नॉट मेक नॉर्मल प्रॉफिट इज नॉट गोइंग टू कंटिन्यू इन बिजनेस। सिंपल, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, बिजनेस बंद। नॉर्मल प्रॉफिट्स आर देयरफॉर अ पार्ट ऑफ फर्म्स टोटल कॉस्ट। तो प्रॉफिट है वो एक पार्ट होगा कॉस्ट का भी। तो दैट इज वाई कंपनीज इतना क्यों ट्राई करती है कॉस्ट मिनिमम रखें। कॉस्ट मिनिमम रखेंगे तो प्रॉफिट का स्कोप बढ़ जाता है। It may be useful to think of them as an opportunity cost for entrepreneurship. Opportunity cost, इस पे क्वेश्चन भी आया था। Opportunity cost for entrepreneurship. Profit that a firm earns over and above the normal profit is called supernormal profit. जैसे एप्पल करता है, एप्पल को बहुत फायदा होता है बिकॉज कॉस्ट कम होती है, बट वो दिस 50,000 का मोबाइल 1 लाख में सेल करता है तो उसको प्रॉफिट्स बहुत होते हैं। So in the long run, firm does not produce if it earns anything less than the normal profit. Short run में it may produce even if the profit is less than the level. Classic example है जियो का। शुरुआत में बड़े लॉस में चला, इजीली सारी चीज़ें प्रोवाइड कराया, देन सडनली प्रॉफिट में आ गया। So the point on the supply curve जिसमें firm earns only normal profit is called break even point of the firm. Break even point जहाँ पे चीज़ें बदलती है। द पॉइंट ऑफ मिनिमम एवरेज कॉस्ट, सप्लाई कर्व कट करेगा लॉन्ग रेंज एवरेज कॉस्ट को, शॉर्ट रन में शॉर्ट दिस एवरेज कॉस्ट कर्व को, तो वो कहलाएगा ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ अ फर्म। तो दो चीज देखा था, एक था शॉर्ट रन, एक था लॉन्ग रन। जियो का एग्जांपल देखिए, शुरू में फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया, ट्रायल्स ट्रायल्स ट्रायल्स, देन लॉस मेकिंग, देन चार्ज एंड देन प्रॉफिट मेकिंग, ब्रेक इवन पॉइंट। तो हमेशा जो कॉस्ट है उससे ज़्यादा रेवेन्यू लाना है, रेवेन्यू से ज़्यादा कॉस्ट लाना है तो हमें वो प्रॉफिट होगा, बिजनेस कंटिन्यू होगा। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? इकोनॉमिक्स में वन ऑफन एनकाउंटर्स द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी मतलब मौका था, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ सम एक्टिविटी गेन फॉरगॉन, मौका था बट वो चला गया, फ्रॉम द सेकेंड बेस्ट एक्टिविटी। सपोज आपके पास 1,000 रुपए हैं, सपोज यू हैव दिस ₹1,000 which you decided to invest in your family business. तो what is the opportunity cost of action? अगर आप इन्वेस्ट नहीं करोगे, this money you can either keep it with house safe में जिसमें आपको 0 रिटर्न मिल रहा है, डिपॉजिट करें बैंक में जिसमें आपको इंटरेस्ट सपोज 10% 5% मिल रहा है। मैक्सिमम बेनिफिट जो है you may get from other alternative activities is the interest from bank one. बट ये अपॉर्चुनिटी विल नो लॉन्गर बी देयर वंस यू इन्वेस्ट द मनी इन योर फैमिली बिजनेस। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुई? इन्वेस्टिंग द मनी इन योर फैमिली बिजनेस इज अमाउंट ऑफ फोरगॉन इंटरेस्ट फ्रॉम दिस बैंक वन। अपॉर्चुनिटी आपके पास 1,000 रुपए थे, फैमिली बिजनेस में लगा सकते थे, 1,000 रुपए थे बैंक वन में लगा सकते थे जहां पे 10% इंटरेस्ट मिलता,
बैंक 2 में लगा सकते थे जहाँ पे 5% इंटरेस्ट होता। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है इन्वेस्टिंग द मनी इन योर फैमिली बिजनेस। फैमिली बिजनेस में अगर आपने मनी लगाया तो ये जो अपॉर्चुनिटी थी आपकी 10% इंटरेस्ट मिलने की, ये चली गई। देयरफॉर द अमाउंट फोरगॉन इंटरेस्ट फ्रॉम दिस बैंक वन, तो इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अभी आप अच्छे से स्टडी करेंगे, काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इफ़ यू डू नॉट स्टडी वेल तो ये अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं ये गॉन हो जाएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नाउ अब हम बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ अ फर्म्स सप्लाई कर्व। अब क्या क्या डिटर्मिनेंट है सप्लाई कर्व में। प्रीवियस सेक्शन में हमने देखा फर्म का जो सप्लाई कर्व है वो पार्ट ऑफ इट्स मार्जिनल कॉस्ट कर्व होता है। एनी फैक्टर जो अफेक्ट करेगा फर्म की मार्जिनल कॉस्ट कर्व को वो होगा डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई कर्व। डिटर्मिनेंट मतलब वो डिक्टेट करेगा सप्लाई कर्व को। हम दो सच फैक्टर्स देखते हैं, एक है टेक्नोलॉजी, दूसरा है इनपुट प्राइस। टेक्नोलॉजी इज अ बिग थिंग। सपोज एक फर्म है, दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, कैपिटल लेबर। सी हमने ये 9th में ये सारे कॉन्सेप्ट्स देखे हैं, दैट इज व्हाई आई एम्फेसाइज ग्रेजुअली 9th 10th 11th देन 12th। all of a sudden if you start reading this 12th economics you do not have this basics, so you will find difficulty. So this is two factors of production, capital and labor, production of a certain good। और जब हम 12th में होते हैं ना तो हम अज्यूम करते हैं पुरानी सारी चीजें हमें पता है। सब्सिक्वेंट ऑर्गेनाइजेशनल इनोवेशन बाय द फर्म। अब क्या है, टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस है, सेम लेवल ऑफ कैपिटल है, लेबर है, नाउ प्रोड्यूस मोर यूनिट्स ऑफ आउटपुट। टेक्नोलॉजी अगर बेटर है, पुट डिफरेंटली टू प्रोड्यूस अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट, ऑर्गेनाइजेशन की जो इनोवेशन है वो अलाउ करेगी फर्म को टू यूज फ्यूअर यूनिट्स ऑफ इनपुट। एक्सपेक्टेड दैट दिस विल लोअर द फर्म्स मार्जिनल कॉस्ट एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट। मतलब टेक्नोलॉजी आ गया, आप कम इनपुट से ज्यादा आप एफिशिएंटली वर्क दे रहे हैं। देयर इज राइटवर्ड और डाउनवर्ड शिफ्ट ऑफ मार्जिनल कर्व। As the firm supply curve is essentially a segment of marginal curve, technology progress shifts the supply curve of the firm to the right at any given market price. Now firm जो है supply करेगी more units of output, तो this is technological progress। पहले engines थे, supply side manufacturing हो रहा है, chain supply chain। अगर टेक्नोलॉजी बेटर होती है तो कम एफर्ट्स में एफिशिएंसी ज़्यादा हो जाती है, तो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। इनपुट प्राइस, A change in input price also affects a firm's supply curve। Input price में अगर change हुआ, cost बढ़ गई, तो वो supply curve पे impact आएगा। If the price of an input, say the wage rate of labor increase हो गया, तो cost of production बढ़ गया। Consequent increase हुआ firms की average cost पे at any level of output। Usually ये accompanied होता है increase in firm's marginal cost at any level of output। कॉन्सिक्वेंट इंक्रीज इन फर्म्स एवरेज कॉस्ट एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट, यूजुअली जो होता है वो मार्जिनल कॉस्ट एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट पे होता है। अंडरस्टैंड? सो देर इज अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ द दिस मार्जिनल कर्व। ये जो कर्व है ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा। इसका मतलब है फर्म का सप्लाई कर्व है शिफ्ट होगा लेफ्ट में। एट एनी गिवन मार्केट प्राइस द फर्म नाउ सप्लाईज फ्यूअर यूनिट्स ऑफ आउटपुट। तो जैसा यहाँ पे फायदा हो रहा था यहाँ पे नुकसान हो गया, इनपुट प्राइस बढ़ गया तो सप्लाई साइड आपका दिस कॉस्टली होने लग गया। ये मार्जिनल कर्व भी इधर लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है। तो इनपुट प्राइस मतलब फर्म अब ज्यादा नहीं कम सप्लाई करेगी आउटपुट का। तो ये टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस और ये इनपुट। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हेल्प कर रहा है, इनपुट प्राइस बढ़ रहा है तो ये हेल्प नहीं हो रही है। अब इम्पैक्ट कितना आया यूनिट टैक्स ऑफ ऑन सप्लाई में? तो अ यूनिट टैक्स इज अ टैक्स गवर्नमेंट इंपोज करती है पर यूनिट सेल ऑफ आउटपुट में। गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया है। सपोज एक यूनिट टैक्स इंपोज हुआ है, गवर्नमेंट ने 2 रुपए का लगाया। इफ द फर्म प्रोड्यूसेस 10 यूनिट तो टैक्स कितना हो गया? 20 यूनिट। लॉन्ग रन सप्लाई कर्व फर्म चेंज होगा व्हेन अ यूनिट टैक्स इज इम्पोज्ड। बिफोर द यूनिट टैक्स इज इम्पोज्ड लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट एंड लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट का कर्व एंड लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का कर्व ऑफ द फर्म, यहाँ पे इम्पैक्ट आएगा। सपोज गवर्नमेंट ने प्लेस किया यूनिट टैक्स ऑफ ₹T, फर्म मस्ट पे एन एक्स्ट्रा ₹T, 2 से अब T बढ़ा दिया तो एक्स्ट्रा ₹T आएगा फॉर ईच यूनिट ऑफ द गुड प्रोड्यूस्ड। कॉस्ट बढ़ रही है, फर्म लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट एंड लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट जो है एनी लेवल ऑफ आउटपुट में वो भी T से बढ़ जाएगा। कॉस्ट बढ़ी, ये भी बढ़ गया। LRMC एंड LRSE आर रेस्पेक्टिवली। लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व है और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है फर्म का इम्पोजिशन ऑफ द यूनिट टैक्स, दिस 4.11 एंड दिस हियर सी। ये P नॉट था
अगर टी बढ़ गया तो दिस ऑल्सो ऊपर ऐसे शिफ्ट हो गया, ये लेफ्ट राइट नहीं हो रहा है, दिस ऊपर शिफ्ट हुआ है। ओके, दिस इज पी नॉट है, ये पी नॉट प्लस टी है, ऊपर की तरफ पड़ा। ओके, नाउ रिकॉल दैट लॉन्ग रन सप्लाई कर्व फॉर्म का राइजिंग पार्ट ऑफ दिस एलआरएमसी कर्व फ्रॉम द अबव मिनिमम एलआरएएससी। ये एलआरएएससी है, ये एलआरएमसी है, ऊपर की तरफ गया है। LRAC together with zero output for all prices less than the minimum LRAC। अब यहाँ पे क्या हुआ, S0 एंड S1 है इमीडिएट, S0 एंड S1, दिस इज S0 एंड दिस इज S1, सप्लाई कर्व यूनिट टैक्स पे। लॉन्ग रन सप्लाई कर्व है फर्म का बिफोर एंड आफ्टर इम्पोजिशन ऑफ द यूनिट टैक्स। नोटिस करेंगे कि जो यूनिट टैक्स शिफ्ट हुआ फर्म का लॉन्ग रन सप्लाई कर्व में टू द लेफ्ट, एट एनी गिवन मार्केट प्राइस फर्म अब सप्लाई करेगा फ्यूअर यूनिट्स ऑफ आउटपुट, टैक्स बढ़ा है, फ्यूअर यूनिट ऑफ आउटपुट। ये S0 था P0 पे, P0 पहले वाली प्राइस है। ओके, तो उस पे ये S0 कर्व आ रहा है। अब P0 जो था प्राइस था, इस पे टैक्स लग गया, टैक्स लग गया तो नई प्राइस हो गई P0 प्लस टी। अब प्राइस बढ़ गई, ये दिस, तो ये अब S1 यहाँ पे आ गया, ये शिफ्ट हुआ टुवर्ड्स लेफ्ट, दिस इज आउटपुट। तो यूनिट टैक्स शिफ्ट हुआ लॉन्ग रन सप्लाई कर्व में टू द लेफ्ट एट एनी गिवन मार्केट प्राइस। फर्म अब फ्यूअर यूनिट्स ऑफ आउटपुट सब यहाँ पे सप्लाई कर रही है, और यहाँ पे दिस टी राइज हुआ था LRMC, दिस AC, दिस लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट। तो कॉस्ट कर्व और यूनिट टैक्स है, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट रेस्पेक्टिवली है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व एंड लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व बिफोर एंड आफ्टर दिस टैक्स इज इम्पोज्ड। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व एंड लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ये यूनिट टैक्स टी इम्पोज होने पर ये चेंजेस आए, और यहाँ पे क्या हुआ, दिस रिप्रेजेंट सप्लाई कर्व ऑफ द फर्म, दिस चेंजेस। द पॉइंट इज कि अगर टैक्सेशन लगता है तो उससे इम्पैक्ट आता है दिस प्रोडक्शन एंड सप्लाई में भी, इम्पैक्ट आता है यूनिट टैक्स ऑन सप्लाई में, इनपुट प्राइस भी इंक्रीज हो जाती है। अब हम बताते हैं मार्केट सप्लाई कर्व को। मार्केट सप्लाई कर्व शो करता है आउटपुट लेवल, फिर से एक्स एक्सिस पे है, फर्म्स इन द मार्केट प्रोड्यूस एग्रीगेट करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ द मार्केट प्राइस, जो वाई पे है, एक्स पे ये है और यहाँ पे ये वाई है। ओके, ये है आउटपुट और ये डिफरेंट प्राइस होगा, दिस वाई डिफरेंट वैल्यू ऑफ मार्केट प्राइस पे, वाई पे और एक्स पे आउटपुट है, ये मार्केट सप्लाई कर्व है। अब हाउ इज द मार्केट सप्लाई कर्व डिराइव्ड? एक मार्केट है, एन फर्म्स हैं, फर्म 1 2 3 सो ऑन। सपोज मार्केट प्राइस्ड है पी है, आउटपुट प्रोड्यूस जो एन फर्म का एग्रीगेट है, वो क्या करेंगे, सब समेशन कर देंगे, सप्लाई ऑफ फर्म 1 पी पे, 2 पी पे, एन पी पे। मार्केट सप्लाई जो प्राइस पी है, ये समेशन हो जाएगा सप्लाईज ऑफ इंडिविजुअल फर्म्स एट दैट प्राइस, इन सबका समेशन कर दिया। लेट अस नाउ कंस्ट्रक्ट अ मार्केट सप्लाई कर्व ज्योमेट्रिकली। दो फर्म्स है मार्केट में, एक और दो, ये दोनों फर्म्स डिफरेंट कॉस्ट स्ट्रक्चर्स की हैं। फर्म 1 विल नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग इन द मार्केट प्राइस इज लेस देन P1। अगर प्राइस P1 से कम है तो फर्म 1 कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करेगी। फर्म 2 प्रोड्यूस नहीं करेगी अगर मार्केट प्राइस P2 से कम है। तो ये अजम्पशन हमने ले लिए, दो फर्म है 1 एंड 2, ये P1 से नीचे प्रोड्यूस नहीं करेगी, ये P2 से नीचे प्रोड्यूस नहीं करेगी, और अज्यूम है P2 इज ग्रेटर देन P1, और जो P2 है वो बड़ा है P1 से। ये तीन अजम्पशंस हो गए। अब पैनल ए है, ये तीन पैनल हो गए, है ना, दिस इज P1 P2 P3, दिस S1 S2 एंड Sn, मार्केट सप्लाई कर्व पैनल सी। पैनल ए फिगर 4.13 का, 4.13 का ये पैनल ए है, ये पैनल बी है, ये पैनल सी है, P1 है, P2 है, P3 है, ये प्राइस है और ये आउटपुट है। पहले हम इसकी बात करते हैं, यहाँ डिनोटेड बाय दिस S1 है, पैनल बी है, कर्व टू फॉर्म टू S2 है, और पैनल सी जो है वो मार्केट सप्लाई कर्व है, डिनोटेड बाय SM। व्हेन द मार्केट प्राइस अगर बिलो P1 है तो बोथ फर्म्स चूज नॉट टू प्रोड्यूस एनी अमाउंट ऑफ द गुड। अगर मार्केट प्राइस P1 से भी कम है, ये P1 है और मार्केट प्राइस यहाँ कहीं आ रही है, तो S1 भी प्रोड्यूस नहीं करेगा, S2 भी नहीं करेगा, बिकॉज प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो बोथ फर्म्स चूज नॉट टू प्रोड्यूस एनी अमाउंट ऑफ गुड। मार्केट सप्लाई विल बी जीरो फॉर ऑल सच प्राइसेस। अगर मार्केट प्राइस ग्रेटर देन इक्वल टू P1 हुआ बट लेस देन P2 हुआ, तो एक फर्म करेगी, दूसरी नहीं करेगी, ओनली फर्म 1 विल प्रोड्यूस पॉजिटिव अमाउंट ऑफ गुड। रेंज जो है मार्केट सप्लाई कर्व में वो कोइंसाइड होगी सप्लाई कर्व ऑफ P1 का ही। सी, यहाँ जो आउटपुट है SM वो केवल इतने को दिखाएगा, ये तो यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो ये चीज गॉन, दिस इज इक्वल टू
दिस इज इक्वल टू दिस। देयरफॉर इस रेंज में मार्केट सप्लाई कर्व कॉन्साइड होगा फर्म 1 से। मार्केट प्राइस ग्रेटर देन और इक्वल टू P2 है तो बोथ फर्म्स विल हैव पॉजिटिव आउटपुट लेवल। फॉर एग्जाम्पल अगर P2 से ऊपर है तो दोनों को पॉजिटिव है। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर अ सिचुएशन वेयर इन मार्केट प्राइस अज्यूम वैल्यू P3। अब P3 यहाँ पर है, P3 P1 और P2 दोनों से ऊपर है तो अब दोनों को फायदा होगा, दोनों फर्म प्रोडक्शन करेंगी। P3 में फर्म 1 सप्लाई करेगी से Q3 यूनिट ऑफ आउटपुट, 2 ने Q4 यूनिट आउटपुट किया, तो अब इन दोनों का क्या होगा, समेशन हो जाएगा। ये भी फुल थ्रॉटल काम कर रही है, ये भी काम कर रही है, एंड जो टोटल है वो इन दोनों का समेशन हो गया। तो मार्केट सप्लाई कर्व SM जो है कंस्ट्रक्ट करें तो हॉरिजॉन्टल समेशन हो जाएगा इन दोनों S1 एंड S2 का, बिकॉज P3 प्राइस में दिस इज ऑल्सो वर्किंग, दिस इज ऑल्सो वर्किंग, तो दिस इज समेशन। मार्केट सप्लाई कर्व पैनल का सप्लाई कर्व 1, 2 and this is summation. It should be noted that market supply curve has been derived for a fixed number of firms in the market. यहाँ पे केवल 2 फर्म्स लिया हमने। As the number of firms change, market supply curve भी शिफ्ट होगा। Specifically, if the number of firms market में increase होगी, market supply curve शिफ्ट होगा towards this right, अगर number of firms बहुत ज़्यादा होगी तो। We now supplement graphical analysis given above related numerical example से। अब और थोड़ा डिटेल में देखते हैं और यहाँ पे क्लैरिटी आएगा। कंसिडर करें मार्केट फर्म 2 है, 1 एंड 2। सप्लाई कर्व 1 का क्या हो जाएगा, या तो 0 है या फिर दिस P-10, P अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है तो। प्राइस अगर 10 से कम है तो दोनों ही प्रोड्यूस नहीं कर रही है, 0 हुआ। अगर प्राइस दिस P-10 है मतलब 10 से ऊपर है तो दिस वुड बी द आउटपुट, दिस वुड बी द S1। सपोज S1P, दिस S1P इंडिकेट कर रहा है फर्म 1 को, आउटपुट 0 है, आउटपुट 0 है अगर मार्केट प्राइस P है, स्ट्रिक्टली लेस देन 10 है। मार्केट प्राइस अगर लेस देन 10 है तो आउटपुट 0 है। 2 में फर्म 1 प्रोड्यूस कर रही है P-10 अगर मार्केट प्राइस P ग्रेटर देन 10 है, तो ये पहली फर्म का हुआ। अब दूसरी फर्म में भी देखते हैं, इसके लिए ये बैरियर था 15, 15 से कम है तो 0 है, 15 के इक्वल ज़्यादा है तो P-15 इसका हो गया। अब इंटरप्रिटेशन करते हैं, आइडेंटिकल दोनों का सेम है। ओमिटेड मार्केट सप्लाई कर्व अगर देखें तो वो सम अप हो जाएगा इन दोनों का, S1P एंड S2P, तो S1P एंड S2P का समेशन कर देते हैं अपन। अब इसमें 0 P-10 और ये P-10 प्लस P-15, तो इन दोनों का समेशन भी कर दिया हमने। अगर P लेस देन 10 है तो ना तो फर्म 1 प्रोड्यूस कर रही है ना फर्म 2 प्रोड्यूस कर रही है, आउटपुट 0 हो गया। P अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, लेस देन 15 है, तो फर्म 1 प्रोड्यूस करेगी, फर्म 2 प्रोड्यूस नहीं करेगी। अगर P ग्रेटर देन 15 है तो दोनों प्रोड्यूस करेगी, मतलब P-10 भी रख लो और P-15 भी कर लो, दोनों का समेशन कर लो, तो ये क्या हो गया, P प्लस P 2P एंड दिस इज -25। तो 3 वेरिएबल्स आ गए हमारे। अगर लेस देन 10 है तो ये होगा, लेस देन 10, ग्रेटर देन 10, लेस देन 15 है तो ये होगा, और ग्रेटर देन 15 में ये होगा। तो दिस इज दिस SMP कंबाइन दोनों फर्म का। अब बात करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी जैसे हमने कंज्यूमर्स में देखा था, इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी, तो अब सप्लाई इलास्टिसिटी देखते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी और सप्लाई ऑफ गुड जो मेजर है वो बताता है रेस्पॉन्सिवनेस, अगेन सेम डेफिनेशन, रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाई टू चेंजेस इन द प्राइस ऑफ गुड। प्राइस ऑफ गुड चेंज हुआ तो रेस्पॉन्स कितना आया सप्लाई में। प्राइस ऑफ गुड पहले चेंज हो रहा था और रेस्पॉन्स कितना आ रहा था परचेज में। अब प्राइस ऑफ गुड चेंज हो रहा है तो रेस्पॉन्स देख रहे हैं सप्लाई में। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई डिनोटेड बाय ES है, तो डिफाइन कैसे होगा ये, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इन दोनों का रेशियो निकाल लेंगे तो वो हो जाएगा प्राइस इलास्टिसिटी। डेल्टा मतलब डिफरेंस होता है, डेल्टा Q क्या हुआ, चेंज हुआ क्वांटिटी में अपॉन Q इंटू 100, ये फर्स्ट फिगर आया। डेल्टा P चेंज इन प्राइस हुआ, डेल्टा P अपॉन P इंटू 100 क्या परसेंटेज आया, ये सेकेंड आया। तो ये हो जाएगा अपना दिस प्राइस इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ES। डेल Q मतलब चेंज इन क्वांटिटी ऑफ गुड है, सप्लाई टू मार्केट इज मार्केट प्राइस चेंज बाय डेल्टा P। अब मैटर को कॉन्क्रीट करने के लिए न्यूमेरिकल एग्जांपल भी देख लेते हैं। एक मार्केट है जिसमें क्रिकेट बॉल्स हैं, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव है, प्राइस ऑफ क्रिकेट बॉल 10 रुपये है। अज्यूम करें 200 क्रिकेट बॉल प्रोड्यूस हुआ एग्रीगेट बाय फर्म्स इन द मार्केट में। अगर प्राइस 30 रुपये है तो अज्यूम किया 1000 क्रिकेट बॉल प्रोड्यूस हुआ एग्रीगेट बाय फर्म्स इन द मार्केट। तो 2 फिगर हो गए, 10, 200, 30, 1000।
परसेंटेज चेंज हुआ क्वांटिटी सप्लाइड एंड मार्केट प्राइस में देखेंगे तो ओल्ड प्राइस 10 था, नया प्राइस 30 हो गया, तो चेंज कितना हुआ परसेंटेज? अगेन डेल्टा पी अपॉन P1, तो 30 माइनस 10 अपॉन 10 दैट इज 200। ये प्राइस दिस डेल्टा पी आ गया। सिमिलरली क्वांटिटी में क्या चेंज हुआ? डेल्टा क्यू मतलब Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1, 1000 माइनस 200 800 अपॉन दिस 200 दैट इज 400, तो ये 400 आ गया। तो दिस इज डेल्टा क्यू क्वांटिटी का, डेल्टा पी प्राइस का, और इस दोनों का रेशियो निकाल देते हैं अपन, तो अपने पास आ जाएगा इलास्टिसिटी 400 अपॉन 200, ये 2 हो गया। ओके, ये जो डेल्टा क्यू था ये आया क्वांटिटी में चेंज, डेल्टा पी आया प्राइस में चेंज, और इलास्टिसिटी निकालने के लिए हमने इन दोनों का डिफरेंस निकाल लिया, रेशियो निकाल लिया, दिस रेशियो निकाल लिया 400 अपॉन 200 दैट इज दिस 2। तो दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सप्लाई कर्व अगर वर्टिकल है तो सप्लाई कंप्लीटली इनसेंसिटिव है, प्राइस कुछ भी हो सप्लाई उतना ही रहेगा, इलास्टिसिटी 0 हो गई। अगर सप्लाई कर्व पॉजिटिवली स्लोप्ड है तो राइज इन प्राइस होगा, सप्लाई राइज होगा, तो इलास्टिसिटी पॉजिटिव हो गई। प्राइस इलास्टिसिटी जो डिमांड हमने पढ़ा था वैसे ही इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स है। तो दिस इज इलास्टिसिटी। अब हम बात करते हैं ज्योमेट्रिक मेथड का। 4.14 पैनल ए, स्ट्रेट लाइन कर्व है, दिस 4.14 है, और ये पैनल ए है, ये बी है, ये सी है, ये स्ट्रेट लाइन कर्व है, ऐसे ये बने हुए हैं। ज्योमेट्रिक मेथड देख रहे हैं हम। तो इफ एस इज अ पॉइंट ऑन द सप्लाई कर्व, ये सप्लाई कर्व है और एस यहाँ पे पॉइंट है। ओके, एस इज द पॉइंट सप्लाई कर्व पे। इफ इट कट्स द प्राइस एक्सिस एट द पॉजिटिव रेंज एंड वी एक्सटेंड द स्ट्रेट लाइन, ये ऐसे कट कहाँ पे हुआ? पॉजिटिव पे, ये प्राइस है यहाँ पॉजिटिव पे। ओके, एस इज गिवन बाय रेशियो एम क्यू नॉट अपॉन ओ क्यू नॉट। ओके, रेशियो निकालेंगे एम क्यू नॉट ओ क्यू नॉट, तो ये आ जाएगा दिस एम क्यू नॉट एंड दिस ओ क्यू नॉट, तो दिस वुड बी द रेशियो। ये जो पहला केस है पैनल ए में, प्राइस एक्सिस पॉजिटिव रेंज पे है, एक्सटेंड है स्ट्रेट लाइन पे, और कट कर रहा है क्वांटिटी एक्सिस को एम पे। ये क्वांटिटी एक्सिस है, आउटपुट क्वांटिटी एक्सिस है, और इसको एम पे कट किया है इसने। दिस इज द फर्स्ट केस। तो प्राइस इलास्टिसिटी पॉइंट एस पे क्या हुआ? दिस एम क्यू नॉट अपॉन ओ क्यू नॉट। पॉइंट एस पे सप्लाई कर्व में अगर हम देखें एम क्यू नॉट इज ग्रेटर देन ओ क्यू नॉट, एम क्यू नॉट इज ग्रेटर देन ओ क्यू नॉट, दिस एम क्यू इज ग्रेटर देन ओ क्यू नॉट। तो इससे क्या होगा? इलास्टिसिटी एट एनी पॉइंट ऑन सच अ सप्लाई कर्व ग्रेटर देन 1 हो गया, इलास्टिसिटी यहाँ पे ग्रेटर देन 1 हो गया। पैनल सी में ये जो लाइन है ये 0 पे कट कर रहा है, 0 पे, यहाँ पे इधर कट किया था, यहाँ 0 पे कट किया, तो यहाँ ये दोनों रेशियो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और फिर जो तीसरा आएगा उसमें इस साइड का है, तो एम क्यू नॉट अपॉन ओ क्यू नॉट क्या होगा? लेस देन 1 हो जाएगा। तो ऐसे 3 केसेस बन रहे हैं। पैनल सी में अगेन जो स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व है वो एस इज अ पॉइंट ऑन इट। ओके, दिस एस इज अ पॉइंट ऑन इट, कट किया है एट इट्स पॉजिटिव रेंज। Price elasticity of this curve at S is given by MQ naught upon OQ naught. Now MQ naught is less than OQ naught, तो ES इसमें less than 1 हो गया, ये C केस है, ES इसमें less than 1 हो गया। ठीक, अब B की बात करें, पैनल B में यहाँ पे एग्जैक्टली ओरिजिन पे है, तो M has coincided with the origin, तो यहाँ MQ और OQ दोनों बराबर हो गए, ये दोनों सेम है, यहाँ ये बड़ा था ये छोटा था, यहाँ पे ये छोटा है ये बड़ा है, तो यहाँ पे लेस देन 1 हुआ, यहाँ ग्रेटर देन 1 हुआ, और यहाँ पे इक्वल टू 0 हो गया। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ दिस कर्व जो है वो रेशियो लेंगे इक्वल टू 1। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी के ऐसे 3 केसेस हो गए। प्राइस इलास्टिसिटी स्ट्रेट लाइन सप्लाई में, पहला जब ग्रेटर देन 1, दूसरा इक्वल टू 1, और तीसरा ग्रेटर देन लेस देन 1। ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1, लेस देन 1, तो ये 3 ऐसे कर्व्स आ गए। तो दिस कंप्लीट्स दिस प्राइस दिस बिहेवियर। अब समरी देखते हैं। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है तो फर्म्स क्या होते हैं? प्राइस टेकर्स होते हैं। प्राइस टेकर्स वो इसी पे डिपेंड रहेगा कि कितना प्रोडक्शन करना है, करना भी है या नहीं करना है। प्राइस टेकर्स, टोटल रेवेन्यू ऑफ जो फर्म है मार्केट प्राइस ऑफ द गुड का, ये मल्टीप्लाइड है बाय द फर्म्स आउटपुट ऑफ द गुड पे। सी, टोटल रेवेन्यू जो फर्म का है मार्केट प्राइस ऑफ गुड में मल्टीप्लाइड बाय द फर्म्स आउटपुट ऑफ द गुड है। फॉर अ प्राइस टेकिंग फर्म एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। एवरेज रेवेन्यू जो है वो मार्केट प्राइस के इक्वल है। फॉर अ प्राइस टेकिंग फर्म मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल मार्केट प्राइस। एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्केट प्राइस, प्राइस टेकिंग फर्म।
डिमांड कर्व जो है फर्म फेसेस इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, ये परफेक्टली इलास्टिक होता है डिमांड कर्व। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन मार्केट प्राइस में। प्रॉफिट ऑफ फर्म डिफरेंस होता है टोटल रेवेन्यू अर्न्ड और टोटल कॉस्ट में, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। इफ देयर इज अ पॉजिटिव लेवल ऑफ आउटपुट एट विच अ फर्म्स प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज्ड इन द शॉर्ट रन, ये तीन कंडीशंस मीट होनी चाहिए। पी जो प्रॉफिट जो लाइन है, प्राइस लाइन है, वो शॉर्ट मार्जिनल कॉस्ट इसके इक्वल होना चाहिए, ये नॉन डिक्रीजिंग होना चाहिए और पी ग्रेटर देन होना चाहिए एवीसी। ये तीन कंडीशन मीट हो रही है मतलब प्रॉफिट है। इफ देयर इज अ पॉजिटिव लेवल ऑफ आउटपुट जिसपे फर्म्स का प्रॉफिट मैक्सिमाइज हुआ है लॉन्ग रन में, ये कंडीशंस मस्ट होल्ड एट दैट आउटपुट लेवल। पी LRMC है, नॉन डिक्रीजिंग है, एंड दिस LRASC है। ये शॉर्ट रन सप्लाईज है, राइजिंग पार्ट ऑफ SMC कर्व फॉर्म मिनिमम। अब ये कंडीशंस है इसमें, A0 है ऊपर रहेगा मिनिमम AVC में, लेस देन मिनिमम AVC। लॉन्ग रन सप्लाई कर्व में राइजिंग में आएगा मिनिमम LRAC विद जीरो आउटपुट प्राइस लेस देन मिनिमम। जहां कॉस्ट ज़्यादा हुई प्राइस से फर्म एग्जिट कर जाएगी। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होगा, बेनिफिट होगा, फर्म राइट की तरफ शिफ्ट होगा सप्लाई कर्व। इंक्रीज अगर इनपुट कॉस्ट में होगा तो ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा। इम्पोजिशन ऑफ यूनिट टैक्स होगा तो फिर भी लेफ्ट की तरफ होगा, फायदा दिस सप्लाई कम होगा। मार्केट सप्लाई कर्व ऑब्टेन होगा हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ द सप्लाई कर्व्स ऑफ द इंडिविजुअल फर्म्स में। हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ द सप्लाई कर्व जो है सबका हॉरिजॉन्टल समेशन। प्राइस इलास्टिसिटी है सप्लाई ऑफ गुड का, वो परसेंटेज चेंज हुआ क्वांटिटी सप्लाइड में ड्यू टू 1% चेंज इन द मार्केट प्राइस ऑफ द गुड। 1% चेंज हुआ तो कितना डिफरेंस आया, रेस्पॉन्सिवनेस दिखाया, तो वो बताता है प्राइस इलास्टिसिटी। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सप्लाई कर्व, रेवेन्यू, फर्म सप्लाई कर्व एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। दीज आर क्वेश्चंस। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है परफेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के, मार्केट के। टोटल रेवेन्यू जो फर्म मार्केट प्राइस क्वांटिटी सोल्ड बाय फर्म रिलेटेड टू ईच अदर क्या है, प्राइस लाइन क्या है, प्राइस टेकिंग फर्म अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन में क्या होगा, व्हाई डज द कर्व पास थ्रू द ओरिजिन। फिर रिलेशन क्या होगा मार्केट प्राइस एंड एवरेज रेवेन्यू ऑफ प्राइस टेकिंग फर्म में। रिलेशन क्या होगा मार्केट प्राइस एंड मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ प्राइस टेकिंग टर्म में। प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म की कंडीशंस क्या क्या होल्ड है। कंडीशंस बस हमें ये याद रखना है, जो रेवेन्यू है वो ज़्यादा होना चाहिए कॉस्ट से। देन पॉजिटिव लेवल आउटपुट दिस नॉट इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, गिवन एक्सप्लेनेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म कॉम्पिटिटिव मार्केट में प्रोड्यूस अ पॉजिटिव लेवल ऑफ आउटपुट, गिवन एक्सप्लेनेशन। Average this variable cost, profit maximizing. Read these questions and try to answer. सप्लाई कर्व शॉर्ट रन में क्या है, सप्लाई कर्व लॉन्ग रन में टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस बेनिफिट होता है। यूनिट टैक्स लगाएगा तो सप्लाई कर्व लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा, मार्केट अफेक्ट करेगा, सप्लाई कर्व इंक्रीज है ना। एंड दिस इज प्राइस इलास्टिसिटी सप्लाई मीन का, मार्केट प्राइस ईच यूनिट। ट्राई टू सॉल्व दिस, हाउ डू यू मेजर, simple mathematics, quantity, and these are questions. So this is this chapter, that is this theory of firm under perfect competition. For our reference we should understand the thing कि किस डायरेक्शन में चीज़ें हो रही है और डिसीजन कैसे लिए जाते हैं, जो फर्म्स कितना प्रोडक्शन हमें करना है, परफेक्ट कंपटीशन में क्या फीचर्स होंगे, एंड फर्म हमेशा मैक्सिमाइज करना चाहेगी अपने प्रॉफिट को। सो दिस इज नंबर 4 सप्लाई। अब नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे मार्केट इक्विलिब्रियम। So thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.